नमस्कार दोस्तों, के ओपन माइक के इस पटल पर आप सबका स्वागत है। शुक्रवार की शाम है और हम सभी को इंतजार रहता है नए सप्ताह का। और पुराना सप्ताह अपनी मधुर यादें जब छोड़ के जा रहा होता है, तो उसी समय हम लोग आपके लिए आपका अपना कार्यक्रम लेकर आते हैं, कार्यशाला। आप देख ही रहे हैं, मेरे साथ हैं आज कवि हिमांशु सक्सेना अर्श जी। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। कैसे हैं सर आप? नमस्कार आपको भी और सभी श्रोताओं को नमस्कार। जी। मैं आ, बस ठीक हूँ और आप बताएं। जी सर, बिल्कुल ठीक है। और आपकी कार्यशाला का आज ये दूसरा चरण है, दूसरी श्रृंखला है। तो जैसा कि आपके हम्म, साथ पिछली कार्यशाला में हमने बात की थी कि हम कार्यशाला में इस बार छंदों पे बात करेंगे। तो सर, हम्म। शुरुआत छंदों से ही करते हैं कि छंद क्या है? हाँ, तो सबसे देखिए, छंद सीखने के लिए सबसे पहले तो ये मालूम नहीं छंद है क्या। छंद की जी। परिभाषा क्या है, छंद किसे कहते हैं। जी। तो वो ऐसी कविता जिसे हम मात्रा या वर्णों के द्वारा एक व्यवस्थित करके, मतलब एक निश्चित मात्रा और वर्णों में बांध कर उसे लय और क्या नाम है, लय यति गति के साथ, लय और जी। यति गति के साथ कहें, और साथ में उसमें तुक का तुकांत का नियम भी हो, यानी अंत में तुकांत भी हो। ऐसी जी। जो रचना लिखी जाती है वो हमारी छंद कहलाती है। जी। छंद के प्रकार, क्योंकि छंद जो है, छंद तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन उनको अब इतने सारे छंदों को एक सिंगल शास्त्र है जो कि छंदों का शास्त्र है। उस शास्त्र में इसको चार वर्णों में बांटा गया है, चार भागों में जी। विभाजित किया गया है छंदों को। पहले छंद जो होते हैं वो मात्रिक छंद होते हैं, जो कि बेस होता है, जो कि आजकल हम लोग पढ़ा रहे हैं। अब ये शुरुआती क्लासे तो मात्रिक छंद ही पढ़ाए जाते हैं। जी। मात्रिक छंद है जिसमें जिसमें आपके सब दोहा, सोठा, चौपाई, सरसी और क्या नाम है आपके गीतिका, हरि गीत का, आपका प्रदीप, आपका सार, वीर, बहुत सारे छंद हैं। जी। ये सारे छंद आते हैं जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा होता है वार्णिक छंद। सिर्फ वर्णों का ज्ञान गणना की जाती है। इसमें आपका घनाक्षरी आता है, जो कि वर्ण गिने जाते हैं, इसमें मात्रा नहीं गिनी जाती है। उसके बाद आता है आपका वार्णिक वृत्त छंद। जी। वार्णिक वृत्त छंद जो होते हैं वो संज्ञा जैसे छंद होते हैं। इसमें मात्रा भी कंपलसरी होती है और वर्णों की भी संख्या निश्चित होती है, निर्धारित है। सबसे कठिन शब्द कहा जाता है छंदों का, जो मतलब मूल आधार जो है सवैया वगैरह होती हैं, जो वार्णिक वृत्त छंद कहलाती है। जी। उसके बाद अंतिम छंद एक और आता है, चौथा चौथा चरण होता है छंद का, वो वार्णिक मुक्त छंद होता है। जी। तो वहां तक डीपली जाने की जरूरत नहीं है, बस हमने आप लोगों को नाम से अवगत कराया कि इसके बारे में होता है। अभी तो मात्रिक छंद ही पढ़ा रहे हैं, तो मात्रिक छंद पे ही आते हैं। हाँ, जी। अगला क्वेश्चन है। सर, छंदों की जब हम बात करते हैं और लेखन की बात करते हैं, तो दोनों में बहुत ज्यादा एक गहन संबंध होता है। तो इसमें छंदों का कितना महत्व है जब हम लेखन की बात करते हैं तो? देखिए, पिछली बार मैंने उर्दू क्लास की थी, यानी गजल की क्लास की थी, उर्दू साहित्य की। तब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, सभी को बताई थी, कि जब हम गजल लिखते हैं तो सबसे पहले जरूरी महत्वपूर्ण दो बातें बताई थी हमने गजल के लिए। पहला था जी। काफिया और दूसरा जी। था आपका बहर। वैसे हिंदी साहित्य में आ जाइए आप, क्योंकि साहित्य किसी भी भाषा का हो, साहित्य का नियम नहीं बदलता है, वो वैसे ही होता है। तो जी। हिंदी साहित्य को भी लिखने के लिए अब तो आपका निराला जी की तरफ के समय से आपका क्या नाम है, छंद मुक्त लिखा जाने लगा। उसके पहले छंद मुक्त जी। नहीं लिखा जाता था। पहली जी। कविता उन्होंने लिखी थी। ठीक। जी। हाँ। तो जो हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, सबसे पुराना ग्रंथ है हमारा, हम बात करने से पहले आपको बताना चाहेंगे, जो सबसे पहला ग्रंथ दुनिया में सब लोग जानते हैं, वो ऋग्वेद है, जो जी। संस्कृत में लिखा हुआ है। ठीक। जी। अब कहिए हम तो हिंदी की बात करें, संस्कृत क्या आप आ गए, ऐसा नहीं है। मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि किसी भी भाषा में आप बात करें, लेकिन छंदों का जरूरत हमेशा पड़ती है। तो जो हमारा जी। सबसे पुराना ग्रंथ है ऋग्वेद, जिसको हम प्रथम ग्रंथ मानते हैं, दुनिया का प्रथम ग्रंथ, वो भी कोयरा नामक छंद पे लिखा हुआ है। जी। वो पूरा बिना छंद के नहीं है, वो पूरा ग्रंथ हमारा कोयरा नामक छंद पे आधारित है। तो बिना छंद के तो सृजन संभव ही नहीं है। हाँ, वो अलग की बात है कि अब नई कविता और कुछ नई क्या नाम है, आपका सृजन होने लगा है, जो कि छंदमुक्त होने लगा है। छंदमुक्त बुरा नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई चीज लिखनी है, कोई ग्रंथ लिखना है या कोई चीज लिखनी है, तो किससे भी कवि हैं, आपके निराला जी ने भी छंदमुक्त लिखा है, लेकिन छंद युक्त भी लिखा है। बहुत कुछ जी। उनके ग्रंथ हैं जो छंद युक्त भी हैं।
तो छंद युक्त इसलिए लिखा जाता है कि छंद युक्त में लय बाधित नहीं होती है, सबसे जी बड़ी बात होती है। दूसरी बात ये होती है, हर पंक्ति एक निश्चित आंकड़ों में बंधी होती है। जी निश्चित आंकड़ों का मतलब है हमारा, या तो वो मात्रा में बंधी होगी, या वर्णों में बंधी होगी, या मात्रा और वर्णों में बंधी होगी। जिस छंद का जो नियम होगा उसकी प्रत्येक पंक्ति उस पर आधारित होगी। उसमें आप सबसे बड़ी बात खूबी क्या होगी, मतलब जो हम छंद लिखेंगे उसमें गति और यति बराबर होगी। यानी सबसे जी कोई भी रचना हम पढ़ते हैं, गाते हैं, अगर हम कोई गीत गा रहे हैं उसमें यति नहीं है, गति नहीं, तो गीत भ्रमित होगा, रुकेगा बीच में, तो जी। क्या किसी को सुनने में अच्छा लगेगा? और अगर गाने किसी में भी नहीं गीत को लगेगा। गाते हैं, जी गाने को छोड़िए, गा तो आप लोग है कैसे भी, लेकिन सामने वाला सुन रहा होगा तो उसको छोड़ के चला जाएगा, वो सुनेगा उसको? तो ज्यादातर रचनाएं जो की जरूरत आती है, गीत भी लिखे जाते हैं, वो जी भी जनरली छंद मुक्त कोई गीत नहीं होता है। गीत जितने होते हैं या तो किसी बहर पे लिखे जाते हैं या फिर किसी छंद पे लिखे जाते जी हैं, और तभी उसमें लालित्य आता है। लालित्य लाया इसीलिए जाता है कि हम छंदों में ही उसको कमा के लिखे। बहुत लिखते सी हैं। ऐसी वजह हम लोग कहते हैं गीत बहर में लिखे जाते हैं, ऐसा नहीं है। जो बहर वाले गीत है वो भी छंद में ही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कॉमन बात है जो आप जनरली नहीं है, मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ। उर्दू की जो बहर होती है और हिंदी के जो समैया छंद होते हैं, या जो वार्णिक वर्ण वृक्ष छंद होते हैं, वो ज्यादातर बहर की आदत, उनकी भी बहर होती है एक तरह से देखा जाए। जी तो हिंदी में जैसे हम उर्दू में बहर की गणना करते हैं, उसी जी तरह के हिंदी का एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं जिसको कहते हैं जगह, मतलब गणों का सिद्धांत, जिसको हम्म, याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, फार्मूला होता है, या माता जी राजभान जी सलगा, जी या माता राजभान सलगा, जिसके द्वारा आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। जी इसको इसलिए लिखा गया या माता राजभान सलगा कि पहला अक्षर जो इसका होता है वो गण होता है, और उसके बाद के जो दो अक्षर होते हैं, तीन अक्षर के गण होते हैं सारे, तो बाद जी के जो गण होते हैं वो गुरु है या लघु है, ये हमें बताते हैं। अब जैसे यमाता है, तो यमाता यगण हुआ, और यगण क्या हुआ, लघु गुरु गुरु। जी या माता माँ जी गुरु जी और ता गुरु। दूसरा है मगण, मगण में क्या आ रहा है, माता रा, रा बड़ा आ रहा है, तो तीनों हमारे गुरु हैं, जी माता रा, और उसके बाद आ रहा है राज, तो हमारा क्या हुआ, ताराज, यानी जी गुरु गुरु लघु। इस तरीके से अंत तक चलते हैं तो हमें 8 गण मिलते हैं, और लास्ट में लघु गुरु मिलता है, जो पूरा जी सिद्धांत है। इसको अगर जी आदमी याद कर ले तो उसको कभी भी गण नहीं भूलेगा जिंदगी में। जी ये बहुत बिल्कुल बिल्कुल। आसान और बहुत सरल तरीका है गण याद करने का। जी हिमांशु जी अच्छा, अब ये इसके बाद हाँ, जी इस बारे में हाँ, हमारी बोलिए। बात एक पहले इस श्रृंखला में हुई है कि लोगों को ये हम्म, गण सीखने हैं, और जैसे आप बता रहे हैं छंदों पर, छंदों में गणों का बहुत महत्व होता है। और बिल्कुल सारे छंद शब्दों का आधारित होते हैं। जी जी और उनका भी विधान है, जैसे हम दोहे का कहते हैं कि 13 11 11 13 या चौपाई 16 16। तो ये जब हम छंद लिखते हैं तो ये एक दूसरे से थोड़े संबंध होता है, जैसे दोहा, सोठा, चौपाई, पद्दरी, ये जो 4 छंद हैं वो हमारी पिछली जो कार्यशाला है उनमें बताए गए हैं। तो ये क्या आधार है बहुत अच्छी बात हमारे है। जो तो जनरली देखिए बेस जो होता है, देखिए कोई भी छंद आप लिखेंगे, छंद का मूल आधार जो होता है वो जो होता है हमारा गण होते हैं, गण से ही सब निकलता है। चाहे मात्रिक छंद लिखें, और वार्णिक तो गणों पे ही होते हैं, उसपे तो गण से बिल्कुल भटक ही नहीं सकते आप। वार्णिक छंद जितने वो गणों पे ही होते हैं। अब बात ये जी आती है कि हम जब छंद लिखते हैं, बहुत सारे छंद हैं और छंद बहुत सारे नहीं है, ये भी बात है। बहुत सारे छंद है, छंद बहुत सारे नहीं है। मैं यूं ये ऐसा कह रहा हूँ तो लोग मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। छंद बहुत सारे हैं, इसका मतलब ये है कि ज्यादा डिफरेंट नहीं है छंदों में, बहुत जी बारीक बारीक सा अंतर है। किसी किसी छंद में दो छंदों का एक एक चरण लेके उसको एक छंद बना दिया गया है। बहुत सारे ऐसे भी छंद मिलेंगे। जो जी मात्रिक छंद है, जो छंदों की इतनी बड़ी श्रृंखला खड़ी हो गई, जो हमारे पिंगल शास्त्र में मिलते भी हैं सारे। जो हमारे जी पिंगल पिंगल शास्त्र जो पिंगल ऋषि द्वारा लिखा गया है, जो कि राजस्थान के ऋषि थे, राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग में इसकी रचना हुई थी। जी तो मैं ये कह रहा था कि जो पिंगल शास्त्र में हमें छंद मिलते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया हमको कि अभी तक 3 छंद पढ़ाए गए, 4 जी छंद पढ़ाए गए, हम जी उसमें से एक को निग्लेक्ट करते हैं, 3 की बात करते हैं। जी जो बेसिक छंद है, यानी प्रारंभिक छंद है। प्रारंभिक छंद जो होते हैं वो दोहा, सोठा और चौपाई होते हैं। जी ये 3 छंद प्रारंभिक छंद है, इनसे बाकी छंद बनते हैं आगे, मतलब जी इनको पढ़ने के बाद ही आगे सीखा जाता है। तो जी और ज्यादातर दोहा छंद का बहुत जगह यूज हुआ है। जो सोठा छंद है वो भी दोहा का अपोजिट छंद होता है, यानी जो सोठा लिखते हैं तो दोहा जो जी लिखते हैं उसको पलट दीजिए,
लेकिन एक चीज और भी है, यहाँ पे मैं एक बात को काटना चाहूंगा, ये लोगों को समझाने के लिए तो कहा जा सकता है कि दोहा को पलट के आप सोठा लिख दीजिए, लेकिन जी आपको एक, ये हर एक कवि को एक चीज मालूम होगी, जो बेसिक बात होती है कि कोई भी छंद लिखे, कोई भी कविता लिखे, कोई भी गीत लिखे, तो समापन जो होता है वो अंतिम पंक्ति में होता है। यानी कि भाव प्रथम पंक्ति होती है और लास्ट पंक्ति जो होता अच्छा, है उसका समापन होता है। अगर समापन आप होता दोहे को उल्टा करके लिख दोगी, एट इज इट, आप अगर दोहे को एट इज इट उल्टा करके लिख दोगी तो समापन पहले हो जाएगा और है। प्रारंभ जी बाद में हो जाएगा। जी ये तरीका है, मतलब देखिए, बहुत सही बात मैं बोल रहा हूँ कि लोग कह देते हैं दोहे को उलट के लिख दिया हमने सोठा हो गया, ऐसा नहीं है उल्टा, क्योंकि नहीं बिल्कुल नियम उसका उल्टा है। लेकिन ऐसा नहीं नहीं है, आप हमें भाव पक्ष को कभी देखना है। अगर भाव मेरा लास्ट पंक्ति का प्रथम पंक्ति में आ रहा है और प्रथम पंक्ति का अंतिम अंतिम चरण, प्रथम चरण का अंतिम चरण में आ रहा है, तो वो छंद पूर्ण नहीं, यानी हमारी कविता सुनने में अच्छी नहीं लगेगी। अगर हम किसी चीज को खत्म पहले कर दें और शुरू बाद में करें तो क्या संभव है? तो नहीं दोहे ये का उल्टा आपने जरूर है, इसलिए उल्टा है। नहीं ये हाँ आपने बोले। बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि ये एक जो तकनीकी तरीका है वो शायद बहुत लोग भूल जाते हैं, और दोहा लिख के इसको, और उसको भाव पलट के पक्ष वाली लिख जो। देते हैं, रख देते हैं। जी जी सबसे बड़ी चीज है भाव पक्ष, क्योंकि हम देखिए अभी हमने आप लोगों ने केवल बेस सिखाया जा रहा है, आगे चल के दोहा गजल, दोहा मुक्तक, ये नई विधाएं जी पहले नहीं थी, अभी तैयार हुई है। सोठा मुक्तक, सोठा गजल, ये भी तैयार की गई है। तो इस जी तरह की जो चीजें हैं, इनका पूरा पूरा दोहा गीत, ये पूरा पूरा मतलब एक भाव पक्ष है। अब जब आप जी दोहा गीत या सोठा गीत लिखेंगी, तो अगर दोहा गीत आपने लिखा है, उसको पलट के आप सोठा गीत बना दे तो क्या संभव है? नहीं भाई गीत कभी भी कोई भी चीज लिखा तो उसका प्रथम पक्ष होता है, हम भूमिका बांधते हैं, और अंतिम चरण होता है कि हम उसको समापन देते हैं। तो जी कभी भी अंत को प्रारंभ नहीं कर सकते। बिल्कुल हाँ, ये तरीका इसलिए कहा गया है कि दोहे का सोठा उल्टा होता है, क्योंकि इसका नियम सिखाने का। बिल्कुल उल्टा है। दोहे में क्या होता है, हम जरा मतलब शार्ट में बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि पढ़ाया जा चुका है। दोहा जो होता है 13-11 13-11 होता है, यानी कि प्रथम चरण और तृतीय, यानी प्रथम और तृतीय विषम चरण जो होते हैं वो 13 होते हैं, और द्वितीय व चतुर्थ चरण जो अंतिम चरण होते हैं वो 11 होते हैं। जी और क्या होता है दोहे में, अंतिम चरण जो होते हैं, यानी कि जो स्तंभ चरण दोहे के होते हैं वो तुकांत होते हैं। यही तो है नियम, तुकांत होते हैं। सम चरण जो होते हैं वो गुरु लघु होते हैं, दोहे का नियम बढ़ा रहा हूँ, गुरु लघु होते हैं। और सम चरण विषम चरण जो होते हैं उनका नियम नहीं है, लेकिन अगर आपको गेता लानी है तो ये कहा जाता है दोहे में लिखते वक्त कि 11वीं पंक्ति हर चरण की जो 11वीं मात्रा होती है वो लघु होनी चाहिए। तो इस कारण से जो हमारी 13वीं मतलब प्रथम और तृतीय चरण होता है दोहे का, वो लघु गुरु हो जाता है। जी लघु गुरु होगा तभी तो 11वीं मात्रा जो वो रहेगी लघु। तो इस तरीके से ये दोहे का पूरा सिद्धांत था। अब क्योंकि इसको उल्टा इसलिए कहा गया सोठा के, सोठा का नियम क्या कहता है, सोठा का जो नियम कहता है वो कहता है विषम चरण जो होते हैं वो 11-11 होते हैं, 11 जी मात्रिक होते हैं, यानी कि प्रथम और तृतीय चरण 11 तृतीय मात्रिक होते हैं। और जिसके सम चरण होते हैं वो 13 और तेरह 13 मात्रिक होते हैं, यानी कि जी द्वितीय और चतुर्थ चरण। इसके भी, इसके सम चरणों में तुकांत नहीं मिलते हैं। जी चौथा में क्या होता है, सम चरण अतुकांत हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप तुकांत नहीं लिख सकते हैं, तुकांत भी लिख सकते हैं, जी लेकिन अतुकांत भी आप लिख सकते हैं। चौथा का ये नियम है कि चौथा में अतुकांत होते हैं, बात के जो पंक्तियां होती हैं, लेकिन जो प्रथम और तृतीय चरण होता है वो तुकांत होता है। तो सुकांत। इक्वेलेंट टू उल्टा हुआ दोहे का। इसके अलावा दोहे में क्या कहते हैं, दोहे का जो विषम चरण होता है इसका सम चरण इसलिए होता है क्योंकि इसमें 11-11 मात्रिक जो होता है वो गुरु लघु होता है, और जो इसका 13-13 मात्रिक अंतिम चरण होता है सोठा का, वो लघु गुरु होता है। तो इसलिए दोहे का उल्टा कहा गया, ना कि दोहे को लिख के उल्टा करके लिख दो तो वो दो सोठा हो गया, तो ये तो बेवकूफ बनाना है, इसको अपने आप को बेवकूफ बनाना है, तो सामने वाले को नहीं। ऐसा नहीं है, विधान दोहे और सोठा विधा में बहुत विधा है, जी विधान विधान, उल्टा है इसका। विधान उल्टा है। जी जी सर, तो लेकिन ये ये तो नहीं कि आप अगर ऐसे ही होने लगे तो हर कोई दोहा लिखे तो, कबीरदास जी बेवकूफ, क्या नाम है आपकी, सॉरी, तुलसीदास जी बेवकूफ नहीं थे, इतने बड़े राइटर थे, उन्होंने रामायण जब लिखी है तो उसमें क्यों दोहा के संग सोठा का यूज किया, क्योंकि यहाँ पे हमें सोठा की जरूरत है, हम सोठा ही लिखेंगे जब हमें अंत पर, जब हमारे लास्ट चरणों में आतुकान के साथ भाव को समाप्त करना है तब हम सोठा लेंगे। इस सुविधा के लिए हमें सोठा नामक एक छंद दिया गया। सोठा बहुत जी सुंदर छंद है, उसका लोग मजाक बना रहे हैं, उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आगे चलिए, जी अच्छा मैम छोड़े। जी चलिए सर, ये तो थी हमारे जो बेसिक छंद हैं उनके बारे में आपने थोड़ा सा पुनरावृत्ति कर दी उन छंदों की, ताकि हम आगे जब बढ़ेंगे तो लोगों को समझना आसान हो जाएगा।
तो इसी क्रम में आज हम कौन सा छंद लेकर आ रहे हैं जो हमारे एक सेकंड, एक पुराना सा छूट रहा है जो पढ़ाया जा चुका है, उसके बारे में थोड़ा सा हम मतलब माइनर सा रिवीजन कराना चाहेंगे, चौपाई छंद। जी अभी जी जी इसके पहले बिल्कुल। पढ़ाया जा चुका है, दोहा सोटा हाँ बता जी। चुका हूँ, क्योंकि आज का हाँ जो जी। मैं छंद पढ़ाने जा रहा हूँ वो इन्हीं छंदों पे रिलेटेड है, तो उसी से रिलेटेड होने के कारण मैं चौपाई भी रिवाइज करा दे रहा हूँ। चौपाई में ठीक क्या है। होता है, 4 चरण उसके भी होते हैं, और चारों चरण में 16 मात्रिक होते हैं, जी चौपाई का नियम जो है। और 16 होने के साथ साथ लास्ट के जो होते हैं, मतलब जो उसके अंतिम चरण होते हैं, वो समतुकांत होते हैं। ठीक, जी चौपाई में। जी तो इसमें क्या होता है, पहली और दूसरी चरण जो चौपाई का नियम होता है, पहला दूसरा चरण समतुकांत होता है जी। आपस में। चार हाँ जी। चरण में पहला दूसरा दूसरा और तीसरा चौथा समतुकांत होता है। ये नहीं कि समझ। तीसरा और चौथा समतुकांत नहीं होता है, दूसरा चौथा नहीं होता है, तीसरा चौथा समतुकांत होता है। समझ। जी साथ में इसके सारे चरणों में अंत में गुरु गुरु आता है, यानी 2 गुरु होना आवश्यक होता है। ये चौपाई का अवश्य। छोटा सा नियम है। जी तो अब हम आप चलते हैं जो आज का मेरा छंद है, जिसका अभी तक आप लोगों ने हम लोग को मतलब बैनर पे भी लिखा हो गया था, सरसी छंद। जी अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सर। जिसमें चौपाई हाँ बोले। जी सर, अब जब सरसी छंद की आप बात कर रहे हैं तो पहले तो मैं इसी से शुरू करूंगी, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं कई बिल्कुल नवोदित हैं। सरसी छंद को हम लिखते कैसे हैं, मात्रिक छंद के तरह वही लिखते हैं वही या? बताएंगे। जी सरसी छंद हमारा मातृक छंद है, वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इसकी भूमिका जो इतनी देर से मैंने पढ़ाया है, वो पिछला वो व्यर्थ में नहीं पढ़ाया है। तो जी रीजन ये है कि सरसी छंद आज जो हमारे बैनर में लिखा हुआ छंद है, सरसी छंद, और इसके साथ मैं एक और छंद बताऊंगा, नाम खाली बता रहा हूँ, प्रदीप छंद। ये जी दोनों छंद आप लोगों ने अगर दोहा लिख लिया कायदे से और चौपाई लिख ली कायदे से, तो आपके लिए बिल्कुल आसान है लिखना। अब जी आते हैं सरसी छंद पे, पहला छंद जो हमारा है। जी सरसी छंद जो होता है, इसके प्रथम और तृतीय चरण में चौपाई का चरण होता है, यानी चौपाई का एक चरण। सरसी चरण भी 4 चरणों का होता है, जैसे कि जी दोहा होता है, सोठा होता है, चौपाई होती है, वैसे इसके भी 4 चरण होते हैं। इसके भी लास्ट जो दोनों चरण समतुकांत होते हैं, सरसी के लास्ट जी दोनों चरण दोहे की तरह समतुकांत होते हैं। जी सरसीजन में क्या होता है कि सरसीजन में जो पहली प्रथम चरण और तृतीय चरण होता है, यानी विषम चरण जो होते हैं, वो चौपाई का एक चरण होता है, यानी 16 मात्रिक होते हैं। इसकी मात्राएं 16 होती हैं, और अंत अंत जो होता है 2 गुरु होता है। यानी चौपाई का एक चरण उठा के आप रख दीजिए, तो आपका सरसीजन का तृतीय और प्रथम चरण पूर्ण हो गया। बन इससे जाएगा। ज्यादा जी डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, जी अब आता है इसके 2 चरण बचे, जो होते हैं आपके सम सम चरण। समचरण। समचरण यानी कि तृतीय और द्वितीय और चतुर्थ चरण जो समचरण कहलाते हैं। ये हाँ भी जी। ये सरसी चरण के जिसमें दोहा लिख लिया, आप दोहे का जो विषम चरण है, जो समचरण है, दोहे के जो समचरण है, एक सेकेंड, हाँ, दोहे ग्यारह के जो ग्यारह समचरण है, हाँ, दोहे जी। के जो समचरण है, यानी कि द्वितीय और चतुर्थ, 11 11, हाँ जी। 11 मात्रिक। और गुरु लघु, गुरु लघु ही तो होता है हाँ जी। दोहे का समचरण, तो वो जी जी। इसका भी समचरण होते हैं। इसके सरसी सन के भी समचरण वही होते हैं। वही यानी कि होते कुल मिला के 16 और 11 = आपके हो गए 27 मात्र, 16 11 27 मात्रिक, नहीं, हाँ, 16 11 27 मात्रिक सत्ताईस छंद सत्ताईस होता है मात्रिक। ये। हाँ जी। 27 27 जी की 2 पंक्तियां होती हैं, 4 चरण में होता है। और पहली पंक्ति और तृतीय पंक्ति जो होती है इसकी, तो यानी पहला चरण और तृतीय चरण जो होता है इसका, वो 16 मात्रिक होता है। द्वितीय और चतुर्थ चरण जो होता है वो 11 मात्रिक होता है। प्रथम और तृतीय चरण में लघु 2 गुरु होना आवश्यक है, लास्ट में चरणांत। और द्वितीय और तृतीय चरणांत जो होते हैं पंक्तियों के, वो गुरु और लघु होते हैं, बिल्कुल दोहे के चरणांत की तरह। और जी दोनों पंक्तियों के चरणांत आपस में समतुकांत जी। होते हैं। बस इतना सा नियम है सर। अ, एक उदाहरण हिमा से मैं आपको उसको मतलब जी, जी, डिटेल में समझा हिमांशु देता जी। हूँ। जी, एक हाँ बोले। उदाहरण दे देंगे तो फिर थोड़ा-सा आसान हो जाएगा समझने में, अगर आपके पास कोई सरसी छंद लिखा मैं हुआ है तो। मैं अपने मैं एक गीत से उदाहरण दूंगा अपने। मैं ज्यादातर जी, गीत ही लिखता हूँ, छंदों पे छंद नहीं लिखता हूँ। तो मेरे एक जी, गीत है सरसी छंद पे आधारित, तो मैं उसी की दो दो चरण सुनाता हूँ। गीत तो बहुत लंबा है। जी, शिव सरसी छंद का नियम तो मैंने बता ही दिया है, तो अब इसका जी, जो मुखड़ा है वो 4 पंक्ति है। जी। शिव गौरा को चले दहाने, अजब नजारा यार। शिव गौरा को चले दहाने, अजब नजारा यार। भूत प्रेत चंडाल बराती, मगन देव नर क्या नार। भूत प्रेत चंडाल
बराती मगन देव नरनाथ। भांग धतूरा घोटे पीवे, भांग धतूरा घोटे पीवे, करे खुशी इजहार। भांग धतूर घोटे पीवे, करे खुशी इजहार। धरती झूमे अंबर झूमे, झूम रहा संसार। क्या बात। धरती झूमे अंबर झूमे, झूम रहा संसार। शिव गौरा को चले बिहाने, अजब नजारा यार। पहला बंद देखें। जी जी पहनवा की माल गले में, भाई उनका आप श्रृंगार करेंगे तभी तो चलेंगे दूल्हा। पहनवा की माल गले में, भाल चंद्र को डाल। पहनवा की भाल गले में, पहनवा की माल गले में, भाल चंद्र को डाल। चिता भस्म श्रृंगार करें शिव, चिता भस्म श्रृंगार करें शिव, तनबा गंबर खाल, तनबा गंबर खाल। सजे धजे बंदूल्हा भोले, सजे धजे बंदूल्हा भोले, नंदी हुए सवार। सजे धजे बंदूल्हा भोले, नंदी हुए सवार। शिव गौरा को चले बिहाने, अजब नजारा क्या यार। बात। शिव गौरा को चले बिहाने, अजब नजारा। एक और बंद सुनाऊंगा बहुत। बस, बाकी जी किसी और दिन जब मौका मिलेगा सुनाऊंगा पूरा। बढ़िया गीत है, बड़ा गीत है। अगला बंद देखें। तरह तरह के स्वांग रचावे, अब जो बाराती थी उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तरह तरह के स्वांग रचावे, नृत्य करें बिन ताल। तरह तरह के स्वांग रचावे, नृत्य करें बिन ताल। महाकाल के सभी बराती, अधनंगे विकराल। महाकाल के सभी बराती, अधनंगे विकराल। अद्भुत दूल्हा, अद्भुत दूल्हा ब्याह अनूठा। अद्भुत दूल्हा ब्याह अनूठा, विकट अर्श व्यवहार। अद्भुत दूल्हा ब्याह अनूठा, विकट अर्श व्यवहार। शिव गौरा को चले बिहाने, अजब नजारा यार। शिव गौरा को चले बिहाने, अजब नजारा यार। भूत प्रेत चंडाल बराती, मगन देव नरनाथ। तो देखिए वाह कितना वाह। मोहक छंद है। अगर आप जी कोई भी चीज छंद में लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिक मोहक हो जाती है, किसी भी छंद पे लिखते हैं। तो जी जी देखिए इसमें तो आप ये मतलब इस छंद पे, सरसी छंद पे बहुत ये क्या नाम है, भक्ति की रचनाएं लिखी जा सकती हैं, बहुत अच्छे गीत लिखे जा सकते हैं, मुक्तक लिखा है, सब कुछ लिखा है। हिमांशु जी, एक प्रश्न मैं तो आपसे अब आप और बताएं। करना चाहूंगी। जैसे जब हम सरसी छंद की हम्म, बात करते हैं, तो अक्सर ये होता है कि सूरदास जी, मीराबाई जी, नंदराज जी, इन लोगों ने भी सरसी छंद में अपनी रचनाएं की हैं, कुछ रचनाएं, ये अक्सर बिल्कुल कहा लिखी है। जाता है। जी। तो क्या हाँ लिखी सरसी है, उन्होंने भी लिखी है। छंद तब उस काल से, भक्ति काल से था, तो उसकी रचनाओं के बारे में क्या हम अभी कह सकते हैं कि उनमें कितना बदलाव आया, या कितने प्रकार से सरसी छंद को देखिए लिखा जा सकता सरसी छंद में कोई बदलाव नहीं आया है, कोई भी छंद में, किसी भी छंद में कोई बदलाव नहीं आया है। और रही बात सूरदास जी और उनकी बातें, तो ये सब तो बहुत बात की बात है। ये जो हमारा हमने आपसे बताया पिंगल शास्त्र बहुत पुराना है, है। जी जितने भी कवि हैं उसके बाद से हैं। तो हमारे छंद का नियम तो बहुत पहले से बन चुका था। लेकिन जी अब ये बात होती है कि कोई भी छंद हो, चाहे वो हमारा, जैसे कि आप इतनी दूर नहीं जाते हैं, सबसे आसान ग्रंथ जो है हर कोई पढ़ता है, अगर हिंदू है तो जरूर पढ़ता है, हमारा पूजनीय ग्रंथ है रामचरितमानस, जो जी जी तुलसीदास जी द्वारा लिखा है। जी उस रचना उस ग्रंथ को आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे छंद मिलेंगे। बेस जो है जी उसका उन्होंने जो लिया है तुलसीदास जी ने भी सारे छंद लिखे हैं। घनाश्री भी लिखा है उन्होंने, उन्होंने आपका पंचामर भी लिखा है, उन्होंने आपकी सवैयां भी लिखी जी हैं। उन्होंने कोई ऐसा छंद नहीं तुलसीदास जी ने लिखा है, सभी जी छंदों को उन्होंने लिखा है। वैसे बहुत बड़े कवि हैं, उनकी बात की गया तो मतलब कहा जा रहा है, मैं क्या बात करने रहा, मैं रामायण की बात कर रहा था। जी तो रामायण एक ऐसा उनका ग्रंथ है, रामचरितमानस, रामायण नहीं, रामायण तो वाल्मीकि जी की है। तो जी रामचरितमानस उनका एक ऐसा ग्रंथ है जिसको हर हिंदू तो पढ़ता ही पढ़ता है, और हिंदू ही नहीं, मेरे ख्याल से रामचरितमानस, क्योंकि जब वो रामा उनका क्या नाम था उनका, अरे वो सीरियल आया था रामायण, वो जी रामचरितमानस पे ही आधारित थी। जी उनका जी नाम जी डायरेक्टर का नहीं याद है, रामानंद सागर जी, रामानंद सागर जी। रामानंद जी सागर जी, जी रामानंद सागर जी का जो रामायण आया, तो उसके बाद मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा धर्म अछूता नहीं रह गया जो रामायण के बारे में नहीं जानता, रामचरितमानस के बारे में नहीं जानता, क्योंकि उसमें जो श्लोक पढ़े गए, जो गीत पढ़े गए, वो सब रामचरितमानस के ही पढ़े गए। यानी जी रामचरितमानस की चौपाइयों को गाया गया है उसके अंदर, जो जी गीत है उसके, वो उनकी रामचरितमानस चौपाइयों को गाया गया है।
तो इसलिए रामचरितमानस को तो सभी जानते हैं, चाहे वो हिंदू हिंदू तो अच्छे से जानते हैं, उनका तो धर्म ही है, लेकिन बाकी धर्म के लोग भी उसे अच्छी तरह से जान गए रामानंद जी सागर जी के बाद। तो वो एक ऐसी रामायण है जिसके अंदर हम उसका बेस जो है वो 3 छंदों पे आधारित है, यानी जो उसके छंद है वो चौपाई पे उन्होंने लिखी है, और चौपाई के साथ दोहा और सोठा पे हर एक छंद का उनका समापन हुआ है, यानी हर जो उनका पूरा एक छंद कंप्लीट होता है वो पूरी चौपाई के चरण कंप्लीट होने के बाद उसका जो समापन करते थे वो दोहे पे या दोहे सोठे पे या सोठे पे करते थे। इसके बाद उसमें उन्होंने हरि गीत का छंद, गीतिका छंद, पंचामर छंद, वैजंती छंद और भी कई तरह के छंद हैं जिनका उन्होंने नाम नहीं बताया है उसमें, लेकिन अगर आप पढ़ोगे और आपको विधान मालूम होगा तो आप खुद समझ लोगे कि ये छंद कौन सा है। दोहा सोठा और चौपाई तो बताई गई है, लेकिन बाकी जी जी छंद लिखा है, केवल छंद छंद जी लिखा है। जैसे कि आपका एक प्रसंग आता है, भय प्रकट कृपाला कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ये दोहा चौपाई सोठा नहीं है, जी ये हमारा हरि गीत का छंद में लिखा गया है। तो ऐसे बहुत सारे छंद उन्होंने यूज किए हैं रामायण में, रामचरितमानस में। तो जी ये सारे छंद थे वो पिंगल शास्त्र से बहुत पुराने हैं, उनको तो हम ये जितने भी कवि हैं तो अभी नए हैं, मतलब जी उन छंद के नियम के आधार पे ये नए हैं। तो उन्होंने सबने छंदों का ज्ञान था और उन्होंने छंदों में लिखा है। हाँ, अपवाद जरूर मिलते हैं कहीं कहीं पे, जो इसके जी नियम है इसमें अपनी सहूलियत अनुसार, लेकिन हम आप नहीं कर सकते, हम इसके लिए भी जी रोकना चाहेंगे। हम सिखा रहे हैं, हम बोल जरूर रहे हैं इस बात को। अब बात मिलते हैं कि अगर हमने कहा चौपाई का नियम होता है कि उसमें आखिरी में 2 गुरु मान पाए जाते हैं, लेकिन अब जी बाद में तुलसीदास जी जैसे बड़े कवियों की बात मैं कर रहा हूँ, हमारी आपकी नहीं। जी उन्होंने ऐसा भी किया है कि जरूरत पड़ने पे एक लघु एक गुरु भी यूज किया है। जी 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 अगर आप पढ़ेंगे, और बहुत दूर नहीं जाने की जरूरत है, पूरी रामायण पढ़ने की जरूरत है, केवल आप सुंदरकांड उठा के पढ़ ले, जो जी कि आसानी से मिल जाता है और 1 घंटे में खत्म हो जाता है। उसको पढ़ लें अगर आप उठा के, तो आपको मालूम हो जाएगा कुछ चौपाइयां ऐसी लिखी गई कही गई हैं, जो हाँ कि जी पूरी रामायण में ऐसा कुछ चौपाइयां ऐसी गई गई हैं जिसके अंदर गुरु लघु की जगह 2 लघु गुरु की जगह एक लघु एक गुरु है। तो वो जी अपने हिसाब से सुविधा के अनुसार आदमी तोड़ लेता है, वो अलग की बात है। या कोई बड़ा ग्रंथ लिख रहे हो, आप भी लिख रहे हो, कल को इस लायक हो जाए, तो आप उसमें अपनी सुविधा के अनुसार किसी की बात को कहना है तो आप कहीं पे छूट ले सकते हैं, वो छूट लेना कहलाती है। लेकिन मात्रा फिर भी 16 ही है, उसमें ऐसी छूट नहीं ली जाती गजल की तरह कि मात्रा बढ़ा दी 17 कर दी और 16 मान ली, ऐसी छूट नहीं होती है कि मात्रा का हेर फेर कर दिया, अंत में गुरु की जगह लघु ले लिया। लेकिन वो भी अब बात है, उसको आप ध्यान ना दें, आप नियम पे चलें, क्योंकि जानना अच्छा यही होगा कि अभी तो आप बेसिक सीख रहे हो, बेसिक सीखने में नियम के आधार पे ही चले। चौपाई का नियम 16 तो अंत में 2 गुरु है, उसी तरह लिखे। और चौपाई एक ऐसा छंद है, ये भी बताया दे रहा हूँ, जिसमें जो छंद हर लय में गाया जा सकता है, यानी इसकी कोई अनूठी लय है, आप जिस लय में इसको पकड़ लेंगे उस लय में गा लेंगे। तभी आपने रामायण सुनी होगी, हर गाने पे रामायण के श्लोक पढ़े जाते हैं, जी इसीलिए पढ़े जा सकते हैं क्योंकि चौपाई गुरु, केवल गुरु 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 है। चौपाई का जो सिद्धांत है 16 कहते हैं, और वास्तव में क्या है, सिर्फ 8 गुरु से मिलके ही चौपाई का चरण बनता है। जी नियम ये भी कहता है, चौपाई जो होती है सिर्फ गुरु 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 होता है, या अगर हमने गुरु की जगह लघु लिया है तो 2 लघु ले सकते हैं जी एक जी साथ। जी लेकिन ऐसा भी नहीं है, अगर हम थोड़ा बहुत कहीं पे जरूरत आती है और आगे पीछे कर देते हैं, अंत 2 गुरु जरूर होने चाहिए, ये भी जी चौपाई का नियम कहता है। तो चौपाई हर तरीके से बहुत सुंदर छंद है, और इससे मिला हुआ जो भी छंद बनेगा, जैसे भी सच्ची छंद की बात हम कर रहे थे वो भी सुंदर हो गया, जी और दोहा भी सुंदर छंद है, दोहे की अपनी अलग धुन है, बिल्कुल सोठा भी सुंदर छंद है, सबको पढ़ने का अलग तरीका है। अब दोहे की क्लास अगर जब होती, तो अगर होगी, जब कभी दोहा गजल पढ़ी जाएगी तो बताऊंगा दोहा कैसे पढ़ा जाता है, तो कभी सोठे जी की अगर गजल पढ़ी जाएगी तो सोठा गजल जी बताऊंगा। तो हर एक पढ़ने का अलग अलग तरीका है बस। और पढ़ेंगे अगर आप लय में, लिखा होगा अगर सही तो लय में पढ़ा जाएगा उसे, और वो सुंदर लगेगा, कर्ण प्रिय होगा। जी जी आगे हिमांशु में जी जी ये तो बात हो गई कि जो चौपाई या जो अपवाद हैं, तो मैं यहाँ से एक बार और अपने जो हमारे नए रचनाकार हैं उनको फिर मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम कभी कोई विधा को लेकर हम या किसी छंद को लेकर प्रतियोगिता देते हैं तो उसमें जो उसका विधान दिया है उसी के अनुसार लिखा है, क्योंकि अपवाद जैसे अभी हिमांशु जी ने बताया अब कि वो किसी गण। भी प्रतियोगिता में नहीं, किसी भी प्रतियोगिता में अपवाद मान्य नहीं होते हैं। जी प्रतियोगिता में जो जैसा है एट इज इट रखा जाता है। अगर उसमें जरा सी भी त्रुटि होती है, चाहे वो भूलवश हो या जानबूझ कर हो या अज्ञानता बस हो, 3 बातें जी होती हैं, भूलना अलग चीज हो गई, अज्ञानता अलग चीज होती है, और जानबूझ के
कर देना लक्ष्य होती है। 3 चीजें होती हैं। जी जी तो जैसे उन्होंने किया, तुलसीदास जी ने, उन्होंने भूल के नहीं किया, उन्होंने जान कर किया, उनको जरूरत थी इस जी चीज को करने के लिए, इसलिए किया गया। जी और जी आप क्योंकि कंडीशन में बैठ रहे हो, और आप अभी एक नए रचनाकार हो या बहुत बड़े भी रचनाकार हो, तो भी इतने बड़े नहीं हो कि तुलसीदास के बराबर हो या कबीरदास जी के बराबर हो, उनके जी जी बराबर हम लोग कभी नहीं हो सकते। जी तो उनकी बात को हम अपवाद को नहीं ग्रहण करें, हम वैसे ही लिखें जैसे लिखा जाता है, जो उसका जी विधान कहता है हमें उसी तरह लिखना चाहिए। और अगर कंपटीशन में भेज रहे हैं तो बिल्कुल उसी तरह लिखना चाहिए। अगर उसमें कोई भी त्रुटि है तो उसे कभी भी कंपटीशन में, ये हमारा अनुरोध है, वैसे आप लोग उसके वो निर्णायक, मैं उसके लिए नहीं कुछ सकता, उसको कभी भी चुनना नहीं चाहिए। इससे 2 नुकसान होते हैं। एक विशेष नुकसान क्या होते हैं? पहला नुकसान तो होता है कि जो जानकार बंदा आपके मंच पे जुड़ा हुआ है, कोई भी बंदा हो सकता है, वो ऐसा नहीं कि हम ही आप जानकार हैं, बहुत सारे लोग जानकार हैं। तो जी वो जब देखेगा आपने उस रचना को सेलेक्ट कर लिया और उसे किसी स्थान पे पहुंचा दिया, और जबकि वो वास्तव में गलत है, तो बैड इंप्रेशन जाता है जी संस्था के लिए। दूसरा, उस साहित्यकार के लिए 2 बैड इंप्रेशन जाते हैं। एक तो उसकी लेखनी खराब होती है, उसको गुरूर हो जाता है, मैं जो लिख रहा हूँ वो सही लिख रहा हूँ। जी भाई उसका हम अहित करते हैं, हित नहीं करते हैं भाई। अगर उसकी गलत रचना को हमने मान दे दिया, तो वो अपने आप को और गुरूर में आ जाता है और महम में आ जाता है उसमें, कि मैं जो भी लिखूंगा वो सही है। तो उसके लिए यह हितकर होता है, और वो सही लिखना नहीं सीख पाता है फिर। वो जी जब भी लिखेगा तो अब उसको मान मिल रहा है गलत पे, तो वो क्यों सही करेगा? कोई भी हो, जी हम आप हूं, अगर मान ऐसे ही मिल रहा हो तो हम मेहनत क्यों करें? प्रयास आदमी तभी करता है, हम आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं इसीलिए कि जी हमें, जब तक गलतियां करेंगे तब तक हमें सुधारने का वाला सामने वाला होना चाहिए। अगर सुधारने वाला कोई हमारा है तो हम एक दिन स्वर्ण बन जाते हैं। सोना जितना तपता है उतना कुंदन बनता है, हीरा जितना तराशा जाता है उतना सुंदर होता है। जी तो जी वैसे जी ही एक साहित्यकार भी है, जितना वो तराशा जाएगा, अपने आप को तराशेगा, उतना अच्छा साहित्यकार बनेगा। जी हिमांशु जी, अक्सर जब मैं सरसी छंद के बारे में पढ़ रही थी या मैं बात कर रही थी, तो इसमें कहा जाता है इसके भाव पक्ष पे ज्यादा जोर दिया जाता है कि बहुत गहरे, मतलब कि इसके नाम से ही जैसे किसी भी है। छंद में जी नहीं सर, किसी नहीं है, हर छंद में ये होता है। छंद का भाव पक्ष क्या है? आप छंद को छोड़ दीजिए, एक जी आत्मकांत कविता भी लिख रही है तो उसमें क्या होता है? आत्मकांत जी कविता या छंद मुक्त कविता, आत्मकांत और छंद मुक्त पूरी तरह से मतलब एकदम एक अलग ही कविता हो गई, जिसमें ना आत्मकांत भी नहीं है और छंद मुक्त है। छंद पहली मुक्त। एक पंक्ति में 20 मात्राएं, दूसरी पंक्ति में 15 मात्राएं, तीसरी पंक्ति में 16 मात्राएं, अलग अलग तरह से है अपने जी मतलब आधार के हिसाब से। वो भी अगर लय युक्त नहीं है जी तो वो किसी काम की नहीं है। छंद मुक्त होना का ये मतलब नहीं है कि आपकी कविता लय में ना पढ़ी जाए। जी अगर जी आप कविता को लय में नहीं पढ़ सकती तो वो कविता या पद्य नहीं रह गया, वो गद्य हो गया। जी क्योंकि जी गद्य जो है वो कभी भी लय में नहीं पढ़ा जाता है। गद्य जो लिखा जाता है वो व्याकरण पे लिखा जाता है, और जो पद्य लिखा जाता है वो छंदों पे लिखा जाता है, जी लय पे जी लिखा जाता जी। अच्छा, एक चीज और पूछनी थी हिमांशु जी, जैसे सरसी छंद की बात करते हैं तो कई जगह इसको हरिपद छंद, समुंदर छंद या फिर कबीर छंद के नाम से भी बुलाते हैं। ये क्या वही सरसी छंद ही है या ये है। कुछ अलग है इससे? सरसी छंद नहीं है ये, इनमें कुछ अंतर कर करके, अब जैसे बताया कि मात्रा गिराई हाँ जाती है, बढ़ाई जाती है, जी तो जी अलग जी अलग छंद बना दिए जाते हैं। वही अंतर जी आता है, किसी में लघु गुरु का चेंजिंग हो जाती है, जैसे कि इसमें आता जी है, मतलब लो चौपाई, जैसे चौपाई है, जी जी अब जी ये चौपाई पढ़ाई गई, आप लोगों को चौपाई छंद नहीं पढ़ाया गया। हाँ जी ये छंद है चौपाई छंद, जी जो जी जी बिल्कुल चौपाई की तरह है। उसका सिर्फ 4 चरण भी होते हैं, पहला दूसरा, और सब गुरु गुरु में लिखे जाते हैं। सिर्फ अंतर उसमें इतना है, चौपाई इसलिए उसको कह दिया, आ की मात्रा हटा दी उसकी, कि उसकी एक मात्रा कम कर दी आखिरी के चरणों से। यानी जो जी दो सेकंड और फोर्थ चरण होता है उसमें 15-15 मात्राएं कर दी, और एक हाँ और दो जी कर दिया उसकी जगह, 2 और 1 ये, तो वो चौपाई छंद हो गया। वैसे ही थोड़ा जी सा डिफरेंस होता है, बाकी कुछ नहीं। ये जी सब जी छंद अलग अलग है। अलग अलग है। तो ये ना, जैसे कि अगर हम लोग कई बार ये देखते हैं कि कुछ जगह सरसी छंद पर आधारित लोकगीत है, जैसे होली के, भोजपुरी होली में इस छंद सब का बढ़िया काफी। लिखे जाते हैं। जी बहुत बताते भी, अच्छा। मैंने इसीलिए ये गीत सुनाया, क्योंकि ये गीत भक्ति की रस पे लिखा हुआ है। होली भी भक्ति से रिलेटेड है, यानी जी त्योहार है, हमारा फेस्टिवल है। इसके जी अलावा आपने बताया कि भोजपुरी, हाँ भोजपुरी एक भाषा है। जी भोजपुरी में जो कुछ भी है वो हिंदी से ही निकली है, भोजपुरी कहीं और से नहीं आई है। जी भोजपुरी हमारी हिंदी भाषा से ही जन्मी भाषा है, और उस भाषा में भी क्या नाम है, यही छंदों का प्रयोग होता है जो हिंदी में होता जी है। उसका अपना जी कोई जी वो नहीं है आधार। जी
भोजपुरी जी, लिखी भी हिंदी भाषा की लिपि में लिखी जाती है। जी, भोजपुरी जो लिखी जाती है वो हिंदी लिपि में ही लिखी, लिपि बहुत कम है, भाषाएं बहुत ज्यादा है, लिपि कम है। जी, 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 ये भी एक जी, डिफरेंस है, जबकि भाषा की कभी क्लास लूंगा तब बताऊंगा। भाषाएं तो बहुत हैं, 6,500 भाषाएं पूरे संसार में बोली जाती हैं, लेकिन लिपि कितनी है? लिपि केवल लिपि का 350 या 400 के लगभग है, पूरा आंकड़ा नहीं मुझे याद है। लिपि बहुत कम है, उन्हीं लिपियों में उनको लिखा जाता है बाकी लिखा भाषाओं को, जाता और बहुत सी भाषाओं की तो लिपि होती ही नहीं है। अब जी, आदिवासियों की जो भाषा है उनकी कोई लिपि नहीं है, वो सिर्फ वास्तविक व्यवहार, आचार व्यवहार के लिए बोली जाती है। बहुत सी जी, ऐसी भाषाएं जो लुप्त हो चुकी हैं, जिनके लोग ही नहीं है बोलने वाले अभी जी, तक। अब जो आंकड़े निकले हैं उसमें कुछ भाषाएं हैं जिसके सिर्फ अब संसार में एक एक बंदा बोलने वाला है, ऐसी 45 भाषाएं हैं जिसका सिर्फ एक ही शख्स है जी, बोलने वाला। जी, जी, और जिस दिन वो भी खत्म हो जाएगा उस दिन वो भाषा भी विलुप्त हो जाएंगी। तो जी, ऐसा बहुत कुछ है दुनिया में। और आगे जी, चले, इस टॉपिक को जी। भटक रहे हैं। अच्छा हिमांशु जी, जब हम बात कर रहे हैं, एक विराम चिन्ह का बड़ा महत्व होता है जब हम कुछ भी लिखते हैं, तो इसमें विराम चिन्ह किस तरह से सरसी छंद में लिखा जाता है? बिल्कुल, बिल्कुल दोहे की तरह होता है। दो पंक्तियां होती हैं, चार चरण होते हैं। जी, प्रथम और तृतीय पंक्ति पे अल्प विराम लगता है, और चतुर्थ जी, और फोर्थ पंक्ति पे द्वितीय और चतुर्थ पंक्ति पे पूर्ण विराम जी, लगता है। जी, बिल्कुल दोहे की तरह होता है। जी, जी। अब जब हम अभी आप बता रहे थे जगण और ये जो गण हम बता रहे थे आप, तो इसमें कौन से वर्जित है? ऐसा कुछ है कि वो हम इस मैं सरसी छंद ये सर्वजन में सा कोई भी गण वर्जित नहीं है। बस अंत जी, बताया तो हमने इसका नियम। देखिए, गण हर जगह नहीं पकड़नी चाहिए। जहाँ पे गण की जरूरत सिंपल तरीके से समझ में आ रहा है तो उसमें गण में जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिंपल जी, तरीके से समझ में आ रहा है कि जी, चौपाई में लास्ट में दो गुरु होते हैं, सर्वसीजन के दो चरणों में लास्ट में दो गुरु होते हैं। ठीक, हुँ, मुझे जगह और गण से मतलब ही नहीं है। आप किसी भी गण में लिखिए, क्योंकि गण कहाँ पे आते हैं। अब देखिए, गण फिर आप कंफ्यूजन कर रही हैं इस बात को। गण हमेशा देखे जाते हैं जब हम वार्णिक छंद पढ़ेंगे या वर्ण मात्रिक छंद पढ़ेंगे, जी। जिसमें वर्ण और मात्रा दोनों होते हैं, तब गणों का यूज करते हैं। नहीं, तब गण जो होते हैं, जी, कौन सा गण लगना है, जैसे मान लीजिए जगण जगण जगण, फिर तगण, फिर मगण, फिर जगण जगण जगण, कोई छंद का ये नियम है, तो हमें वही गण यूज करने पड़ेंगे, दूसरा गण हम नहीं यूज अच्छा जैसे करेंगे जो उस यति जगह में पे आता है, वो य वार्णिक छंद है। हाँ, यति यति में हम कई बार इस बात का ध्यान रखते हैं कि जैसे 2 1 1 से होनी चाहिए या 1 2 1 से तो वो होनी तो चाहिए। बताया, तो हमने वही तो बताया, यति बताई हमने कि जब हाँ, प्रथम और तृतीय चरण की यति करेंगे तो दो गुरु से करेंगे। हाँ जी। गुरु है तो उसमें, गण नहीं। देखिए, हमने क्या बताया था, गणों का एक फार्मूला बनाया था। या माता राजभान तलगा, तलगा का जो आखिरी लागा है वो लघु गुरु है, वो भी हमारे गण ही है। हाँ जी, लघु गुरु भी हमारे गण में ही गण आते है। हैं। तो जी, इन जो मात्रिक छंद होते हैं, इनको हम ले जाते हैं, अंत जो इसका करते हैं वो लघु और गुरु पे करते हैं, यानी गुरु गुरु, लघु गुरु, गुरु लघु, जैसे भी जिसका जो अंत होता है वो उस तरह से किया जी, जाता जी। है, हर छंद के अलग अलग। मतलब कि आपके कहने का मतलब है कि 16 मात्राओं में जो भी हम लोग यति करते हैं, वो या तो 2-2 हो सकती है या दो 1-1 ही 2 दो हो हो सकती सक है। जी, इस छंद में दो ही दो होती है, 2 ही 2 हर होती छंद है के अलग मतलब। नहीं है। हाँ, मतलब वही इस सरसी छंद में, सरसी छंद अगर लिख रहे हैं तो हम दो ही दो पे यति लेंगे, 16 अच्छा, मात्रिक वाली पंक्तियों में। और जो जी, हमारी 11 मात्रिक वाली पंक्तियां हैं उनमें हम दो और एक, यानी गुरु और लघु पे बोलेंगे, दोहे की पंक्तियों की तरह। तो जी, बस जी। यही अंतर है, कोई अंतर नहीं है। बाकी और भी ज्यादा डीपली जाएंगे तो लोग कंफ्यूज होंगे, इतने पे काफी है उनके लिए समझने नहीं, के लिए, इतना ही लिखें। ठीक है। तो आगे आप ये भटका देंगे फिर उनको अगर हम कुछ बताएंगे तो। नहीं, ये सर एक तो यति वाला थोड़ा-सा, क्योंकि जब हम यति लिखते हैं उसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने यति आपसे यही ये होता है, यति यही होती है, जहाँ पे रुकते हैं उसे यति कहते हैं, हाँ, और जहाँ पे बढ़ते हैं वहाँ गति कहते हैं। ये तो सिंपल भाषा है यार, जनरल भाषा हम लोग जनरली में नहीं ये बोलते रहते हैं, भाई आपकी गति कितनी है, या यति हो ही नहीं रही है। यति गति तो एक सामुदायिक अर्थ है जो कि जनरल भाषा में यूज किए जाते हैं। यति माने होता है रुकना, और गति माने होता है बढ़ना। और यति में जब लोग जैसे कि जब हम कुछ चीज गाते हैं तो यति का बड़ा महत्व होता है, इसीलिए मैंने कहा सरसी छंद भी दोनों पूछ का, ली जाए। हाँ यति जी, और गति दोनों का मात्र दोनों होता का। है। यति यहाँ पे प्रति सन में जो हो रही है 16 मात्रा के बाद आ रही है पहले चरण हाँ, में, दूसरे चरण में 11 मात्रा के बाद आ रही है दूसरी यति, फिर नीचे आ जाइए तीसरी यति फिर 16 मात्रा पे आ रही है, और चौथी यति फिर 11 मात्रा पे आ रही है। जी। और तो गति तो भई इसकी यही है कि फ्लो रुकेगा। गति क्या है, जब हम एक चरण पढ़ रहे हैं तो उसका फ्लो बीच में रुके ना, यति पे जाके ही रुके, वही गति है। जी, जी। यति और गति का बस इतना सा अंतर है, कुछ नहीं ज्यादा भाव ले देते उसको, ज्यादा
वो दिमाग में जोर डालने की जरूरत नहीं, यति गति क्या है। और यही मेन जो छंद का हमने फार्मूला बताया था, परिभाषा बताई थी, वो यही है कि हम जब किसी मतलब मात्राओं को और वर्णों को बांध कर गति और यति के साथ कहें कविता, तो वही छंद छंद युक्त कविता कहलाती है। जी, तो और मतलब तुकार भी हमारा, होनी चाहिए, जी मतलब तुकार हमारा भी होनी चाहिए। सरसी छंद का सिंपल सा जो मैं फॉर्मूला समझी हूँ वो है अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना और यति। ये हमें ये एक फॉर्मूला जो यही हमें, है। हाँ हाँ, हर छंद का यही, मात्रिक छंदों का यही फार्मूला है बस। जी, और बस इसका सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है कि ये जो देखा जाता है, किसी किसी छंद में होता है, अब जब ये आगे मात्रिक छंद और डीपली छंद जब जाएंगे और आगे, तो उसमें कुछ छंद आएंगे, हम खाली बेस बता रहे हैं, भी उसके बारे में बताएंगे नहीं ज्यादा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। उसमें होता है कि बीच में से यति दी जाती है, कि मान लीजिए 16 मात्रिक कोई या 20 मात्रिक कोई छंद है, उसमें 5 पे फिर 7 पे इस तरह से यति होती है। वो आगे जब उस तरह के छंदों में पहुंचेंगे, मात्रिक छंदों में, तब बताएंगे यति यति कहाँ पे है। जैसे ये छंद है, छोटे छंद है, इनमें केवल 2 ही जगह यति है, वो आपको बता दी। 16 जी 16 मात्रिक पे यति है और 11 11 पे यति है। 11 जी 11 पे जो यति है वो पूर्ण विराम है, यानी वहां पे तो समापन नहीं है उस पंक्ति का, तो पूर्ण विराम है। यति अब होती हम, है अल्प विराम। जी अब हम यति बात का एक और करें। रूप होता है। जी सर, हाँ हिमांशु जी, बताएं। अभी हमने सरसी छंद की बात की, आपने कहा इससे मिलता जुलता हम प्रदीप छंद एक बताएंगे, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे हमने सरसी छंद के बारे में नियम बताया, वैसे सेम छंद है प्रदीप छंद। जी इसमें भी चौपाई और दोहे की चरणों को लेके इस छंद को बनाया गया है। जी अभी हमने क्या कहा था, बहुत सारे छंद हैं, अभी जैसे बात की गई थी छंदों का अंतर कहाँ से आता है, छंद क्यों इतने सारे होते जा रहे हैं, तो वो जी इसीलिए होते जा रहे हैं कि जब पिंगल शास्त्र में उस वक्त जितने भी उन्होंने मात्राओं को घटा बढ़ा के जितने भी बना सकते थे बना दिया, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं छोड़ा पिंगल शास्त्र में। और चांस की बात थी कि मेरी किस्मत थी कि एक जगह पे छूट थी, जो मैंने छंद बनाया अर्थ छंद, वो जी उस जी मात्रिक छंद बना ही नहीं था, वो एक पिंगल शास्त्र में बैक गैप था। तब मैंने उस छंद की रचना करी, जो कि जी 22 मात्रिक नहीं, एक सेकंड, 10 और 13 23 मात्रिक छंद हुआ। 23 जी मात्रिक छंद नहीं था कोई, 23 मात्रिक छंद तो था ही नहीं पिंगल शास्त्र में, तो 23 जी जी मात्रिक छंद मैंने बनाया, जो अर्थ छंद के नाम से, और बहुत सुंदर है। उसको भी जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें लय और क्या नाम है, वो जो गति और यति, ये बहुत ज्यादा, और किसी भी छंद की रचना में यही पहले महत्वपूर्ण होता है कि यति और गति कैसी हो। उसमें आप जो कुछ भी लिखे, अभी जो हमने छंद पढ़ाया आपको सरसी छंद, इसमें भी आप कुछ भी लिख सकती हैं, इसमें पद भी लिखे जाते हैं। इसमें आपके पद, जो एक विधा है जिसको मीराबाई जी लिखती थी, हमारे सूरदास जी लिखते थे, तो वो पद भी इसी छंद में लिखे जा सकते हैं। इस छंद में मुक्तक भी लिखा जा सकता है, गीत तो आपको मैंने खुद ही सुनाया, इस छंद में लिखा जा सकता है। छंद तो ये है ही जी ऑटोमेटिक, छंद में कुछ भी लिख सकते हैं आप। इसी जी तरीके से जितने भी मात्रा छंद होते हैं, वो छंद ज्यादा खूबसूरत होते हैं, जिनकी गति और गति अच्छी होती है, इसमें सब कुछ लिखा जा सकता है। और लय जी बहुत अच्छी खूबसूरत होती है, जब भी इसको गाए तो बहुत अच्छा हो, लगे गाने में, हर कोई गा सके आसानी से, उसी को छंद जी अच्छा जी कहते हैं। अच्छा ठीक है, अब आगे चलते हैं प्रदीप छंद के बारे में। सर तो हिमांशु प्रदीप जी, छंद, मैं रोकना चाहूंगी क्योंकि जगन्नाथ जी ने एक प्रश्न किया है। हाँ बोले। बरसी छंद में जगड़ से शुरुआत वर्जित नहीं है क्या? मतलब ये क्वेश्चन है, ये लय में बाधा उत्पन्न करता है। बरसी छंद के बारे में पूछ। यहाँ पे हम सरसी छंद की बात कर रहे हैं फिलहाल, वर्सी छंद कौन सा कि ये ड्रॉप करें, कंफ्यूजन ना जी पैदा करें, उनका ज्ञान ज्यादा है तो बाकी जिनको नहीं है उनको ना भटकाएं। जब मैं वर्सी छंद पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा उसके बारे में। अभी सरसी की बात करें, जो छंद पढ़ा रहे हैं जगन्नाथ जी से ही, यही नहीं, मैं सभी से अनुरोध है कि जो छंद पढ़ाया जा रहा है उसके टॉपिक के विषय में पूछें तो ज्यादा अच्छा है, या जो पढ़ चुके हैं लोग उसके बारे में पूछें तो अच्छा है। आगे ना बढ़े, आगे बढ़े तो अलग है, हमारे पास पर्सनल नहीं फोन नंबर पे मेरी बात करें, मैं बता नहीं दूंगा। हिमांशु जी, मुझे लगता है कि शायद या तो लिखने में कोई गलत ले, सरसी छंद ही ना पूछ रहे हो जगन्नाथ जी। सरसी नहीं, छंद सरसी छंद में में ऐसा कुछ नहीं है। जगड़ से सरसी छंद शुरुआत बता दो। सरसी, जी हाँ, जैसे, जगन्नाथ जी ने हाँ, करेक्ट तो किया है। सरसी छंद में, एक सरसी छंद में मैंने क्या कहा, चौपाई की पंक्ति लगती है, चौपाई में कभी भी जगह नहीं लिखा जाता है, किसी भी जी जगह पे जगह नहीं लिखा जाता है। तो सरसी जी छंद में भी वही नियम लागू होता है उन पंक्तियों में जो प्रथम और तृतीय पंक्ति है, क्योंकि चौपाई कभी भी किसी भी जगह पे जगह नहीं लिखी जाती है, चौपाई जी के हर जी चरण में ये सुविधा होती है। तो वही हमारे सरसी छंद में होती है, और वही हमारे प्रदीप छंद केवल उस पार्ट में जो चौपाई का पार्ट है, जी जो चौपाई का पार्ट है उसमें जगह नहीं लिखा जाता है।
जी जी जगन्नाथ जी, आपका उसमें वो टाइपिंग मिस्टेक थी, तो इसीलिए मैंने बरसी पढ़ा है, सरसी उन्होंने फिर करेक्ट किया है। चौपाई की तरह ही हाँ, इसकी शुरुआत होती है और जगह नहीं शुरुआत में इसमें। हर जगह पूरी पंक्ति में जगह नहीं लिखा जाता है। जी जी, जो जगह चौपाई नहीं में लिखा कहीं भी जाएगा। जगह नहीं लिखा जाता है। जी। तो सर हम अब प्रदीप छंद की बात कर रहे थे कि प्रदीप छंद का किस जैसे आपने बताया चौपाई और दोहे के हम हिस्से लेके हाँ, सरसी अभी छंद सरसी बता छंद रहे हमने पढ़ाया था, आप प्रदीप छंद पढ़ा रहे हैं। प्रदीप छंद में जी भी ऐसे ही होता है, जो इसका प्रथम और तृतीय चरण होता है वो चौपाई का चरण होता है। अब जी ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, वो भी सेम चीज है। चौपाई का ही चरण होता है, जैसे चौपाई लिखी जाती है, जैसे सरसी छंद में लिखी जाती है चौपाई की पंक्ति, वैसे ही प्रदीप छंद में लिखी जाती है। अब आता जी है इसका जो द्वितीय और चतुर्थ चरण होता है प्रदीप जी। छंद का, द्वितीय और चतुर्थ चरण, ये दोहे का प्रथम और तृतीय चरण होता है। ओके, यानी दोहे का दोहे के जो विषम चरण होते हैं, जो कि 13 मात्रिक होते हैं, वो प्रदीप छंद के सम चरण होते हैं, द्वितीय और जी चतुर्थ चरण। और जी नियम वही लागू होता है जो दोहा लिखने में लागू होता है, कि जिस तरीके से दोहे के नियम फॉलो होते हैं, वैसे ही नियम इसके सेकंड और चतुर्थ चरण में फॉलो होते हैं। अंत जो होता है गुरु, लघु गुरु होता है इसका, जी। जो इसका प्रदीप मतलब छंद का इस द्वितीय चतुर्थ, जी, इसका मतलब द्वितीय इसमें जो प्रदीप छंद का, 29 मात्राएं हम गिनेंगे। हाँ, 13 दो और मात्राएं बढ़ जाती हैं क्योंकि 13 हो जाती हैं। और क्योंकि ये दोहे का प्रथम और तृतीय चरण है, तो प्रथम और तृतीय चरण के सारे नियम फॉलो होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण के सारे नियम फॉलो होते हैं, और प्रथम और तृतीय चरण क्योंकि 11वीं पंक्ति लघु और गुरु होती है, तो इसकी प्रदीप छंद की भी 11वीं पंक्ति जो अंत होता है वो लघु गुरु पे होता है। जी। और पदांत, यानी लगा के, पदांत, जी पदांत के हाँ, बारे में पदांती थोड़ा सा। बताया, जी पदांती तो बताया, अंत अंत और जी पदांत एक ही बात है। जो जी अंत होता है वो पदांत। लगा पे होता है, लघु गुरु। जी और संत मतलब तुकांत होते हैं, जी जी जी। दोनों पंक्तियां पदांत आपस में संबंधित हैं। ये किस तरह से करेंगे? दो एक दो या एक एक दो, किस तरह से करेंगे? लगा, एक दो, लघु जी, गुरु, लघु गुरी लघु गुरु एक दो, पदांत होता है, जैसे दोहे का होता है, जैसे दोहे का होता है लघु गुरु। बस वही रहेगा, वही हमें देखना एग्जाम, है। एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी इसमें भी मैं गीत ही सुनाई दे रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सर। ये प्रदीप चंद पे आधारित गीत है। इसमें बहुत तरह के गीत लिखे जाते हैं। एक पत्नी या प्रेमिका के ऊपर एक गीत है, वो अपने प्रेमी या पति से कह रही है, जीवन साथी साथ निभाना, क्या हाथ बात। थाम हर रीत में। जीवन साथी साथ निभाना, हाथ थाम हर रीत में। छोड़ अकेले चले न जाना, तुम तो तन की प्रीत में। जीवन साथी साथ निभाना, हाथ थाम हर रीत में। छोड़ अकेला चले न जाना, तुम तो तन की प्रीत में। पहला बंद देखें। हाँ ये जी तन मैं ये तन मैं तो तुझ पे वारूं, ये तन मैं तो तुझ पे वारूं, प्यार सदा तुझसे करूं। ये तन मैं तो तुझ पे वारूं, प्यार सदा तुझसे करूं। मन में तुम्हें बिठा के साजन, मन में तुम्हें बिठा के साजन, प्रीत छवि दिल में धरूं। मन में तुम्हें बिठा के साजन, प्रीत छवि दिल में धरूं। सुख दुख खुशियां सब कुछ तेरा, क्या सुख बात। दुख खुशियां सब कुछ तेरा, तू जीवन संगीत में। जीवन साथी साथ निभा, हाथ थाम हर रीत में। वाह जीवन वाह। साथी साथ निभाना, हाथ थाम हर रीत में। अगला बंद देखें। तेरे खातिर सज कर सजना, सब कुछ तुझ पे वार दूं। तेरे खातिर सज कर सजना, सब कुछ तुझ पे वार दूं। पहनूं चूड़ी कंगन पायल, पहनूं चूड़ी कंगन पायल, तुझको सब सिंगार दूं। पहनूं चूड़ी कंगन पायल, तुझको सब सिंगार दूं। चुटकी भर सिंदूर लगाकर, चुटकी भर सिंदूर लगाकर, उम्र बढ़ाऊं नीत में। जीवन साथी साथ निभाना, हाथ थाम हर रीत में। जीवन साथी साथ निभाना, हाथ थाम हर रीत में। अंतिम बंद का। साथ तुम्हारे पीहर से मैं, साथ तुम्हारे पीहर से मैं लाई खुशियां मान हक। साथ तुम्हारे पीहर से मैं लाई खुशियां मान हक। सुनो अर्श अब जाऊं घर से, सुनो अर्श अब जाऊं घर से, कांधे पर शमशान तक। सुनो अर्श अब जाऊं घर से, कांधे पर शमशान तक। हक से मांगू हक मैं अपना, हक से मांगू हक मैं अपना, मन भावन सब
सतमीत में जीवन साथी साथ निभाना, साथ थाम हर रीत में, छोड़ क्या बात। अकेला चले न जाना तुम सौतन की प्रीत में, छोड़ अकेले चले न जाना तुम सौतन की प्रीत में। इतने प्यार छंद पे कोई भी गीत लिखे इतना सुंदर गीत होता है, कुछ भी लिख दे आप जी उसपे। जी। तो ये तो रहा प्रदीप छंद, और प्रदीप छंद जैसे आपने बताया कि हमारे सरसी छंद से काफी मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा ही अंतर नहीं है जो। अंतर है काफी, जो मतलब क्या नाम है, इसमें 11 होती है अंत में, उसमें 13, दोनों में दोहे के एक अक्षरों को ले लिया गया है और एक छंद बना दिया। मैंने क्या कहा, छंद कैसे बढ़े, छंद ऐसे ही बढ़े हैं, छंदों को तोड़ मोड़ के एक दूसरे में जोड़ दिया गया, तो वो जी छंद बनते चले गए। एक छंद अभी नया बना था, मैंने आपको बताया, अभी इसी के युग का छंद है, मतलब पिछले ही साल वो भी निर्माण हुआ है। एक और हमारे कवि हैं साथी जी, उनको उनका शॉर्ट फॉर्म साथी जी, साथी छंद के नाम से जाना जाता है, उसको भी जी दो छंदों के चरणों को तोड़ के बना दिया उन्होंने एक नया छंद। जी तो इस जी तरह जी छंदों का बहुत निर्माण हुआ है। अभी अब अगले चरण में, अगले साल जो हम उसमें हमारी अगली क्लास होगी, तो उसमें मैं जी रोला पढ़ाऊंगा, अभी से जी डिक्लेयर रोल। कर दो, रोला छंद पढ़ाऊंगा। और जी रोला के साथ, रोला जब पढ़ा लूंगा तो उसके बाद मैं एक छंद पढ़ाऊंगा जिसको कहते हैं कुंडलियां छंद। जी कुंडलिया कुंडलियां छंद एक्चुअली जो हमारे लिखने में बहुत जो, अच्छा होता है। जी कई हमारे रचनाकार हैं वो कुंडलियां और घनाक्षरी दो बहुत सीखना चाह रहे हैं, तो मैं अभी जब तो बात निकली है तो बता। एकदम से कैसे सिखा सकता हूँ, इससे वैसे भी सिखा सकता हूँ, क्योंकि कुंडलियां छंद लिखने के लिए आपको क्या जी नाम है, दोहा और रोला दोनों आना चाहिए। जी हर छंद को सीखने के लिए पहले उसके बेस के छंद को लेकर चलेंगे तभी हम सिखा सकते हैं। जी अब जी आपको ये छपे सिखा दें, छपे हम कैसे सिखा दें, छपे सिखाने के लिए उल्लाला सिखाना पड़ेगा पहले। जब आपको उल्लाला छंद आ जाएगा तभी ये रोला और उल्लाला के योग से छपे छंद बनता है। छंद तो बहुत सारे हैं, हमें सिखाने में कुछ नहीं, लेकिन आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, जब आप बेस नहीं सीखोगे तो आगे हम कैसे सिखा दें। तो जी जी कुंडली बिल्कुल छंद, जब हम बिल्कुल। कुंडलियां सिखाएंगे, जब हम हाँ रोला पिछले हफ्ते, इसी जगह अगला जो हम क्लास होगी अगले महीने, तो रोला होगी। और रोला के बाद हम जब सिखाएंगे उसके अगले में हम, तो हम दो छंद सिखाएंगे फिर एक साथ। एक है जी कुंडलियां छंद और एक आज ही के युग का छंद बना है फिर नया, जो हमारे ओम नीरज जी का बनाया हुआ छंद है। हमारे कवि हैं, लखनऊ के ही कवि हैं, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं ओम नीरज जी, उनका आपने गूगल पे बहुत उनके बारे में पढ़ा होगा। ओम जी नीरज जी जी, उनका बनाया हुआ छंद है कुंडलिनियां। जी वो उन्होंने दो कुंडलियां छंद जो है और कुंडलिनी छंद जो उन्होंने बनाया, तो कुंडलियां छंद से दो चरण कम कर दिए और कुंडलिनी छंद बन गया। तो उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। और दोनों छंदों पर रचनाएं लिखी जाती हैं। इसके अलावा एक इससे अलग हटके छंद है, उसका नाम भी मिलता जुलता है, कुंडल छंद। तो जी छंद बहुत से हैं, लेकिन सबके नियम विधान अलग अलग हैं। और जब जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा उसी से, जैसे से मतलब एक क्रम से पढ़ाना है, एकदम से आगे पीछे नहीं पढ़ा सकता कि आपने कह दिया अगर आगे पीछे पढ़ना हो तो फिर मैं हाथ जोड़ता हूँ, किसी से भी पढ़ लीजिए। मैं ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा कि मेरा पढ़ाया हुआ बेकार जाए, मैं वही पढ़ाऊंगा जो स्टेप बाय स्टेप नहीं बिल्कुल, है, हम स्टेप चेन बाय बाय चेन स्टेप ही जाएगी। चल रहे हैं। जी जी हिमांशु जी, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, और मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूंगी कि आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप जो यहाँ पर बताया जा रहा है उसको लिखने की कोशिश करेंगे, तो जो आने वाली कार्यशाला है वो आपके लिए बहुत लिखे भले ना, फायदेमंद। लेकिन उसके अभ्यास, लिखे भले ना, उस पर अभ्यास कर लो। अगर अभ्यास कर लेंगे तो एक चीज याद रखिए, जितनी ज्यादा आप बार रचना लिखते हो, हम लोग क्या है, हम लोग के इतने सारे छंद हैं, सबके बारे में मुझे भी हर वक्त नहीं याद रहता है, बहुत सारे छंद हैं, लेकिन जिन पे मैं बहुत सारी रचना लिखता रहता हूँ वो छंद कंठस्थ हो जाता है, फिर मुझे उसको देखना नहीं पड़ता है कभी। अब सोठा छंद है, दोहा छंद है, आपका क्या नाम है, आपके गीत का है, हरिगीत का है, आपका सरसी है, प्रदीप है, आपका क्या नाम, कुंडल है, कुंडलियां है, छपे है, उल्लाला है, रोला है, ये सब मुझे देखना कभी नहीं पड़ता है। ये इतना लिखा है मैंने कि लिखते लिखते ये अभ्यास हो गया कि हमको रटा हुआ है जबान पे। तो ये हर एक के संग है, अगर आप इसको लिखते रहिए तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जी और इसके बाद जब आप ये छंद सीख लेंगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तभी आपका फायदा। जब ये आप ये सीख लेंगे, थोड़ा जो आगे बढ़ जाए, तब फिर हम ऐसा करेंगे कि गीत में कुछ ज्यादा सिखाने वाला नहीं है, गीत गीत कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगा, तो जी गीत की क्लास की जगह वार्णिक छंद की क्लास लगा दिया करेंगे। अभी तो जी गीत जी जब तक पूरा नहीं हो रहा तब तक गीत चलने दीजिए, क्योंकि जी गीत भी एक अच्छी विधा है और गीत बहुत हर छंद पे लिखा जाता है, हर बहर पे लिखा जाता है। और जी जी गीत जी तो एक ऐसी चीज है जो कि अब तो नव नव गीत भी आ गए हैं। नव गीत गीत से अलग होते हैं। नव गीत में बहुत, जो उस दिन पढ़ाया जा रहा था गीत का, हम नहीं पढ़ाएंगे उसके बारे में, तो वही पढ़ाएंगे शाह जी, उन्हीं को पढ़ाने दीजिए। मैं भी सीखूंगा उन्हीं से। लेकिन नहीं नहीं गीत में बहुत कुछ है, अलग अलग, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी तो बस यही है कि जो भी आदमी सीखे सही सही सीखे।
जी, जी। मैं अभी दर्शकों से कहना चाहूँगी, अगर आज हमारी जो कार्यशाला में 2 छंद पढ़ाए गए, हिमांशु जी ने कार्यशाला ली, सरसी छंद और प्रदीप छंद। इनके बारे में अगर किसी को कुछ भी स्पष्ट करना है या कोई संशय है, तो वो हमें लिख के दे सकते हैं, ताकि उस पे अभी चर्चा हो सकती है। क्योंकि उसके बाद जब हाँ हम बिल्कुल, समझ अभ्यास लीजिए। कार्य जी, अभ्यास कार्य देते हैं, तो फिर थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस समय फिर हमें कंफ्यूजन हम किसी एक का ही दूर कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप अपनी बात रखेंगे तो वो सभी के लिए फायदेमंद होगी। हाँ, तो इस लोगों के सवाल ले लीजिए, अगर इस तरह कोई सवाल आ रहा हो, जिन दोनों छंदों से हाँ, रिलेटेड कोई सवाल हो। दोनों से, प्रदीप छंद और अपने सरसी छंद से सरसी छंद से। संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी बस आपको हम बता दिया हिमांशु जी ने कि बहुत ही 4 चरण हैं, 2 पद हैं, विषम चरण है और सम चरण है। विषम चरण चौपाई है, और सम चरण दोहे की 11-11 मात्रा को लेकर बनता है सरसी छंद में। ये बताया, मैंने भी अभी सीखा है हिमांशु जी। हाँ, नहीं, कोई भी है, देखिए बार बार पढ़ी बोलिए और बार बार लिखिए उसको, साथ में आप रचना भी खुद भी लिखिए, आप भी रचना लिखिए। मेरे ख्याल से आपकी भी रचना में मिलनी चाहिए उसमें, क्योंकि निर्णय तो बात की बात है। जरूरी नहीं कि आपको, जैसे कि कोई भी क्लास ली जाती है, हम लोगों से मंगाते हैं, मैं भी लिख के भेजूंगा रचना, उसमें आप ऊपर लिख दीजिए प्रतियोगिता से इतर, मतलब प्रतियोगिता में ना शामिल की जाए, तो आपको ना जी, चुना जाए, हमको ना चुना जाए, लेकिन रचना लिख के भेजिए कम जी से कम। जरूर मैं कोशिश जो करूंगी। अपनी भी एक रचना पड़ेगी, क्या दिक्कत है, आपकी एक रचना पड़ेगी, आप तो गीत लिखिए, नहीं, बिल्कुल इसी मैं बहाने आपका कोशिश एक गीत करूंगी। बनेगा। नहीं सर, बिल्कुल मैं लिखिए। बिल्कुल कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं अभी देखिए ऐसा गजल कराई है मैंने, पिछले हफ्ते गजल कराई, मैंने अपनी गजल लिख के एक और रख दी, जो बहर थी बिल्कुल नई बहर दी थी, और जी, जब वो काफी लगी तो मैंने गजल लिख दी, और जब इसका रिजल्ट दूंगा उस दिन मैं वो गजल सुनाओ भी दूंगा, 5 पंक्ति, कम से उसके 5 चरणों की दी थी, 5 पंक्तियों की, जी। तो 5 पंक्तियां मैं सुना दूंगा, 5 शेर उसके। तो हाँ जी, ऐसा कुछ अब नहीं है, आप गजल, भी लिखिए। जी गजल की बात आई है तो हिमांशु जी मैं बता दूं लोगों को कि पहले हमने गजल के लिए 1 हफ्ते का समय दिया था, लेकिन हमारे पास कुछ समूह के सदस्य हैं जो समय की के अभाव की वजह से लिख नहीं पाए, तो हमने अभी यहाँ ये सारी जितने भी अभ्यास कार्य हैं उसके लिए लगभग 28 से जब तक हमारी अगली कार्यशाला नहीं एक होती तब मिनट, तक। हाँ एक मिनट, हम 3 हफ्ते का समय देते हैं हर कार्यशाला के जी, लिए, जी क्योंकि एक हफ्ता हमें उसको कलेक्शन करके, उसको स्टार्ट करके, उसमें से लोगों की रचना को देखना भी तो होगा, एक हफ्ता उसके लिए निकाल दीजिए। तो एक हफ्ता जी, निकल चुका है, 2 हफ्ते निकल चुके हैं, एक निकल हाँ चुका है, 2 बचे हैं, 2 हफ्ते हाँ और भी 15 दिन का और समय दे दीजिए। हर कार्यशाला हाँ के लिए हमको 27, लगभग 25 दिन का समय दिया कीजिए, बाकी के दिन जी जी छोड़ दे दीजिए, हाँ। 25 दिन की एक कार्यशाला के। तो अभी भी जिन सदस्यों ने इस कार्यशाला अभ्यास कार्य, आपको हमारे फेसबुक उस पर मिल जाएगा पेज पर, मैं उसे दोबारा पिन कर दूंगी, उससे आप उसमें लिख सकते हैं गजल, बहुत सुंदर विषय के साथ, और बहुत अच्छी बहर पे वो गजल है, उसका काफिया रतीब भी बहुत अच्छा है। तो आप कोशिश करिए, और हमारा अगला, हम कल आपको इस आज के जो प्रदीप और सरसी छंद है इसकी कार्यशाला संबंधी पोस्ट आपको फेसबुक पर मिल जाएगी। जी हिमांशु जी, इसके लिए तो भी 25, इसके लिए 25 दिन का समय हो गया, जी इसके लिए अब आप 25 दिन का समय हो गया। जी बिल्कुल, आप बताइए, आप अभ्यास कार्य में इस बार क्या दे रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि दोनों जो छंद मैंने पढ़ाए, हर एक व्यक्ति को जिसको अपने आप को विनर्स चुनना है या सीखना है, दोनों बातें मैं बता रहा हूँ, तो उसको जी दोनों ही छंदों का प्रयोग करना है, दोनों छंदों को प्रयोग करते हुए कम से कम 8-8 पंक्ति की 2 रचनाएं एक साथ एक ही पोस्ट में भेजनी है। जी हेडिंग डाल के, एक ही साथ हेडिंग, सरसी छंद की रचना ऊपर सरसी छंद डालेंगे हेडिंग में, हाँ और नीचे उसके बाद जब दूसरी रचना लिखेंगे तो उसमें भी प्रदीप छंद डालेंगे, और कम से कम मिनिमम 8 पंक्ति की और मैक्सिमम 10 पंक्ति की रचना लिखेंगे, क्योंकि जी अगर गीत लिखते हैं तो 2 चरण बढ़ जाते हैं भाई, लगभग 9 हो जाते हैं, 8-9, मतलब मैक्सिमम हम 10 दे रहे हैं कि 9 हो जाते हैं, 3-3 6 और 2 8, 8 तो गीत भी कर गए, मान लो 3 चरण लिख देते हैं, 3 अंतरे लिखते हैं गीत के, तो हो जाते हैं 3 9 और 2 11, अच्छा तो लगभग 10 पंक्ति की रचना मान सकते हैं, 8 से 10 पंक्ति की रचना, जी। दोनों तो रचना। इस बार का अभ्यास कार्य आपको दोनों छंद, जो प्रदीप छंद और सरसी छंद का विधान जो यहाँ पर बताया गया है आप सुनिए, और उसके बाद दोनों पर 8 से 10 पंक्तियों की रचना। और एक ही साथ एक ही पोस्ट में डालनी है, अलग हाँ, अलग पोस्ट को निकलेट माना जाएगा, क्योंकि इतना और नहीं ढूंढ पाएंगे किसने कहाँ पे डाली है। और आप लिख ये लिया आपने आपसे बात?
हाँ जी, मैं आग्रह ये ज़रूर करूँगी कि आप अपने ऊपर से छंद का नाम, फिर अपनी रचना लिखिए, फिर छंद का नाम और रचना लिखिए। उसके बाद जब आपकी रचना समाप्त हो जाती है, तो अपना नाम अवश्य लिखिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत सुविधाजनक हो जाता है भाई उसको साथ में देखना। स्वरचित और मौलिक भी लिखें, साथ जी, में स्वरचित और मौलिक भी लिखें, तभी उस जी। छंद को कंसीडर किया जाएगा, नहीं तो नहीं आप दूसरे किसी की रचना उठा के रख दें। हम तो आपको विनर घोषित करने बाद में वो हमको आके कहे कि भैया आपने मेरी रचना पे दूसरों कैसे स्वरचित और मौलिक लिखे, इससे जिम्मेदारी उस व्यक्ति की स्वयं होती है कि जी। रचना उसकी है और या किसी और की उठा के रखें। जी, और गज़ल जिन्होंने लिखी है, चलिए उनसे भी मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी, ऊपर से बहर ज़रूर डालिए, क्योंकि जब गज़ल चेक करनी होती है, उस समय बहर के हिसाब से ही गज़ल चेक होती है। तो बहर को ज़रूर लिखिए, जो भी बहर दी हुई है, ताकि हम उसको समझ सकें कि किस बहर पे और कहाँ पर आपने मात्रा गिराई हाँ, है, या हमें जो बताया था। हाँ जी, जी। आगे से इस बात को ध्यान रखें, अब जो भेज चुके हैं वो करेक्शन ना करें, जो हाँ, लोग भेज आगे चुके से हैं वो ध्यान। करेक्शन ना करें, आगे से ध्यान रखें। जी, तो ये तो थी हिमांशु जी हमारी आज की कार्यशाला, जिसमें हमने 2 महत्वपूर्ण और वैसे सुनने में तो सरल लग रहे हैं, लिखने में मुझे पता है थोड़े मुश्किल हैं, छंदों पे बात मुश्किल की। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस एक बार प्रयास करिए, कलम लेखनी उठाइए, लेखनी तब चलने लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। जी, कोई और भी चीज मैं खुश। मुश्किल तो है ही नहीं, जब आप पहले से सोच लो ये मुश्किल है तो वो ऑटोमेटिक मुश्किल हो जाती है, और आप फिर सोच लो कठिन चीज को भी आसान सोच लीजिए। तो अब अगर ये सोचिए मुश्किल है, इस वक्त जो प्रतियोगिता चल रही है हमारी पोएट ऑफ द मंथ की, उसी जी, का मैं उदाहरण लेना चाहूंगा। उसमें जिन शख्सियतों के नाम दिए गए हैं, फोटो दी गई है, आप लोगों ने सबने, ऋषिका तिवारी जी ने, आप लोगों ने सबने चुन चुन के लोगों को रखा है। वो लोग अगर यही सोच लेते उनके लिए हर चीज मुश्किल थी, लेकिन वो उन सब में कितने महारत है, बिना पैर के अग्रसर चढ़ गए, बिना जी, पैर जी। के नृत्य में सुपर फास्ट नहीं, बिना पैर के इतने बड़े संगीतकार गीतकार बन गए। सब ऐसे ही थोड़ा बन गए, बिना बिना मतलब बिना मेहनत के मुश्किल चीज भी आसान तब हो सकती है जब आप उसको आसान मान लें। तो आसान चीज को भी अगर आप मुश्किल मान लेंगे तो वो ऑटोमेटिक मुश्किल हो जाएगी, जी, कोई चीज तो मुश्किल नहीं है बस। दुनिया में। जी, अभी तो फिर सबको पता चल गया, और मैं भी ज़रूर कोशिश करूँगी हिमांशु जी, क्योंकि थोड़ी-सी समय की व्यस्तता शुक्रिया। और थोड़ा-सा रहता है, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। 20 दिन में बहुत, 20 दिन बहुत, 25 दिन बहुत होते हैं, इतना नहीं है। उसमें अगर आप हर रोज 2 पंक्ति भी लिखेंगे तो पूरी हो जाएगी। जी, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, क्योंकि कुछ अपने कमिटमेंट्स के वजह से और थोड़ा-सा अपनी उसकी वजह से, कि कोई और भी उसकी वजह से थोड़ा समय। जबरदस्ती नहीं है, लिखेंगी तो आप ही का बेनिफिट, एक रचना आपकी, अच्छी रचना आपके पास संकलन में जी, अंकित हो जाएगी। जी, जी। ये अब तो समझिए, जो हमने आपको दोनों अभी उदाहरण पढ़ाए हैं, गीत दिए, वो गीत आज नहीं लिखे हमने, पता जी, नहीं जी, कब लिखे थे, जी, लेकिन आज जरूरत पड़ी तो मैंने सुनाया, पहले सुनाए भी जा चुके हैं और जगह पे। लेकिन ऐसे गीत हैं, जब भी इनको गाया जाता है, जब भी इनको पढ़ा जाता है, तो तालियां ही मिलती हैं। तो जी। अगर आप कोई चीज लिख डालते हैं अच्छी, तो वो आपके ही संकलन में इकट्ठे हो जाती है, एकत्रित हो बिल्कुल, जाती है, एक आपकी आपका बात संकलन बिल्कुल हो जाता है। सही है। जी, बिल्कुल सही है। तो हमारी कार्यशाला अभी समापन की ओर है हिमांशु जी। लगभग नेक्स्ट समय हो कार्यशाला के गया है। बारे में भी बात कर लेते हैं। तीसरी हाँ, कार्यशाला भी शायद मेरी ही है। हाँ जी, घनाक्षरी चौथी पे। मेरी बोलती चौथी, हाँ। हाँ धनाक्षरी नहीं सिखाएंगे अभी हम, धनाक्षरी जी, रुक के सिखाएंगे। तो अभी अब तीसरी अगली कार्यशाला में नई चीज सिखाएंगे। नई जी, चीज नहीं कह सकते, है तो पुरानी, बहुत पुरानी चीज है, लेकिन विलुप्त होती हुई चीज है। एक बहुत सुंदर सी, बहुत छोटी सी रचना, मतलब वो छंद होते हैं। एक तो क्या है, मुकरी नाम की रचनाएं सुनी होंगी आप लोगों ने सबने, अमीर जी, खुसरो जी का लिखा हुआ छंद है ये भी एक छंद ही है, लेकिन ये छंद में नहीं गिना जाता है, क्योंकि ये आपसी, जैसे हम लोग बात करते हैं वैसे पुराने जमाने में दो महिलाएं, दो सहेलियां आपस में बात करती हैं, उनका थीम बता रहा हूँ, उनपे आधारित ये छंद होता है। इसमें जी, इसका जो मेन, कुछ चरणों, ज्यादा चरण भी नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सुंदर और बहुत अच्छा छंद है। इसके बारे में पढ़ाएंगे, और क्या मुकरी, और एक और चीज के अलावा पढ़ाएंगे हम पद के बारे में। दो चीजें जी। पढ़ाएंगे एक साथ। पद क्या होते हैं, जो कि और हमारी मुकरी। मीराबाई और यशोदा जी ने लिखा, और कह मुकरी, कह जी, मुकरी एक ऐसा छंद है जिसको हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने उसके बाद उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी, जी, अमीर खुसरो के बाद। उसके बाद हमारे प्रताप नारायण मिश्र जी ने भी उसको लिखा है कई जगह पे, और भी बाकी कई लोगों ने लिखा है, आज के युग में भी लिखा जा रहा है, मतलब वो विलुप्त होती हुई चीजें हैं, तो उनको लेके चलना है। तो इस हफ्ते ये बिल्कुल। सिखाएंगे, और अगले अगले जो मंथ आएगा, अगले मंथ में हम नई विधा सिखाएंगे। जी, जी, बहुत कुछ बिल्कुल, है, बता बिल्कुल। दो, इतना कुछ है कि आप खाली घनाक्षरी पे लटकी ना रही है, बहुत कुछ है। घनाक्षरी को तो सभी जानते हैं, जिसको नहीं जानते वो सीखें। घनाक्षरी तो जी, आप नाम जानते हैं, आपने खोला उसके अंदर गूगल पे, घनाक्षरी क्या है, घनाक्षरी बिल्कुल आसान होता है, कुछ नहीं होता है घनाक्षरी में।
लेकिन जी आप सिखाएंगे, उसे भी समय आने दीजिए, सिखाते हैं। जी। तो ठीक। जी हिमांशु जी, आज की कार्यशाला तो फिर यहीं पर हमारा समय भी हो गया है, तो हम समाप्त करते बहुत हैं। ही जो है जी जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ फिर से कि आप आए और इतने सुंदर ढंग से आप एक एक छंद को जो भी लेके मुझे चल आता है रहे वो मैंने बताया, जितना मुझे जी आता है मैं चाहता हूँ सबको आए। जी और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे जो भी है, तो जी उनका बेनिफिट है। देखिए सुनने में तो ये चीज जो हमने बताई है, आप गूगल भी खोल के उसको नहीं इतने डिटेल में इतने डीपली बताएगा, लेकिन जनरल बात बता देगा कि छंद के नियम क्या होते हैं, गूगल भी बता देता है। इसके अलावा यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं जो बता देते हैं। लेकिन डीपली आपको अगर ये समझना था तो आप यहाँ आए, हमने आपने आपके क्वेश्चनों का आंसर भी दिया गया। और मैं ये चाहता हूँ अगली बार से जब भी आप लोग आए, सभी जो दर्शक दीर्घा में बैठे हैं उन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, वो कुछ क्वेश्चंस लेके आए। अगर हम पहले से डिक्लेयर, मेरा करने का यही मतलब है कि मैं आप लोगों को डिक्लेयर कर रहा हूँ कि ये छंद मैं पढ़ाऊंगा या ये चीज अगले हफ्ते पढ़ाऊंगा, तो अब वो बदलेगी नहीं और वही चीज पढ़ाई जाएगी। और उससे आप लोग क्वेश्चन इकट्ठा करके लाए, जो आपकी क्वायरीज हैं, जब वो आप पूछेंगे तो आपका उससे फायदा होगा। लाइव क्लास चलाने का क्या फायदा है? ऐसे को तो हम कोई भी विधान लिख के भेज दें, आप उसको अपने पढ़ लीजिए, पढ़ के लिखिए, आप उस पर क्वायरी कीजिए। चाहे वो जी हमारी क्लास हो, चाहे वो नरेंद्र जी की क्लास हो, चाहे वो शैल जी की क्लास हो, चाहे वो किसी की भी क्लास हो, अगर सामने बैठे वाले लोग क्वायरी करते हैं, उसका जवाब मिलता है, तो उस क्लास का महत्व बढ़ता है और आपका ज्ञान बढ़ता है। बहुत सी क्वायरियां होती हैं, हर छोटी छोटी चीज में क्वायरी निकल आती है, लेकिन जब आप उसको पूछेंगे तभी हल होगा। हमने तो बताया, आपने कुछ नहीं पूछा, आप समझे आपको सवाल जी, बिल्कुल है, बात सही नहीं। बात कही आपने हिमांशु जी, क्योंकि अक्सर क्लास में भी कहा जाता है एक बार पहले घर से पढ़ के आइए, जब टीचर समझाएगी तो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे, ये नहीं, तो और बिल्कुल। उसके बाद आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसकी जो मतलब बहुत चीजों की ऐसी होती है, कोई बात है हमने कही, उसको कहने का तरीका बहुत अलग अलग होता है। जब आप खुद से प्रैक्टिस में होते हैं, आप थोड़ा सा पहले से उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, तो आप उस पर अलग से क्वेश्चन बना कर लाते हैं। या कभी बात भी चल रही है, जैसे हम कुछ बता रहे हैं, अब जैसे जगन्नाथ जी ने भी क्वेश्चन किया, उनको थोड़ा सा नॉलेज थी, उन्होंने पढ़ा तभी तो उन्होंने क्वेश्चन किया। लेकिन एक हाँ जगन्नाथ जी से नहीं, मैं सबसे चाहता हूँ जो भी बैठे, वो जो भी उसके मन में क्वारी है ऐसे तुरंत पूछ ले। जी बाद में बिल्कुल बताने के लिए बिल्कुल। मैं नहीं आऊंगा। नहीं, ये मैं तो उसका कार्यशाला में हमेशा कहती हूँ कि आप जरूर यहाँ से क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि ये आपके अकेले का नहीं, सबका उसमें बेनिफिट होता है, क्योंकि सबके मन में वो कई बार हम सोच नहीं पाते हैं उस बारे में, जो भी जो कुछ सोच रहे हैं। तो इसी के साथ हम कार्यशाला का समापन करते हैं, और मैं दर्शकों का भी धन्यवाद करती हूँ कि आप हमसे जुड़े और आपने हौसला बढ़ाया, और आगे कार्यशाला के लिए हमें जो भी हमारे विचार हैं उनको मदद की आगे बढ़ाने में। और हिमांशु जी, फिर से आपका धन्यवाद। और आपका भी अगले धन्यवाद और सभी हफ्ते दर्शक दीर्घा बैठे लोगों का धन्यवाद हमें सुनने के अगले लिए। जी एक अगले घंटा हफ्ते बर्बाद करने के लिए। नहीं नहीं, बर्बाद तो कुछ मेरे नहीं से होता है। बर्बाद कुछ नहीं होता है सर, बर्बाद हम लोग सोचते हैं। और जैसे अगले सप्ताह के लिए कह मुक्री और पद, ये हाँ, हमारी रहेगा, जो तो विधान जरूर। सिखाई जाएंगे। हाँ जी, इस पर आप जरूर पढ़ें थोड़ा बहुत, और हमको भी आपसे ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसी जी ऐसी चीजें पढ़ें कि आपको उसके बारे में क्या क्वेश्चन करने हैं, यानी जी आपको क्या चीज नहीं समझ में आती है, या ना भी पढ़ के आए, जरूरी नहीं पढ़ के आए, जब हम पढ़ा रहे हैं उसमें भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो तुरंत बेझिझक क्वेश्चन कर लें कि इसमें ये चीज कैसे हुई। तो हम जी उस वक्त बता सकते हैं आपको, बाद में नहीं हम आएंगे बताने के लिए। जरूरी नहीं कि आप पहले से स्टडी करके आए, कोई जरूरी नहीं है। जिसको मालूम है वो तो अच्छी बात है, जिसको नहीं मालूम भी है, मान लीजिए अभी हमारी चर्चा हो रही थी परसी चंद्र और प्रदीप चंद्र के बारे में, बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो आपके दिमाग में जी मतलब आ रही होंगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो आप पूछ सकते हो। और नहीं आ रही तो बहुत अच्छी बात है, वैसे आप सब लोग ज्ञानी हो, हम तो जनरली बता रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी ज्ञानी है आज के जमाने में। नहीं, चलिए हिमांशु जी, कार्यशाला का समापन करते हैं, और शुभ रात्रि। अगले सप्ताह फिर सभी को हम जी नई विधा को लेके आएंगे। धन्यवाद।